देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। तो देखो लास्ट दिन हम लोग जो है परमुटेशन में सर्कुलर परमुटेशन हम लोगों ने समझा था, ठीक है। सर्कुलर परमुटेशन समझा था, उसके रिगार्डिंग एक ही एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल 1, जो कि हम लोग के मैथ से ही है। एग्जाम्पल 1 किया था, मतलब ये वाला। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, तो सर्कुलर परमुटेशन किया था, तो सर्कुलर परमुटेशन समझने के बाद एक ही एग्जांपल किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोग ये सारे क्वेश्चंस उससे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा देखो, सर्कुलर परमुटेशन में हम लोग का क्या था, मैं एक बार फिर से तुम लोग को रिकॉल करवाते हैं। उस दिन मैंने दो तरह से समझाया था, एक बार फिर से समझा देते हैं कि सर्कुलर परमुटेशन में कैसे होता है। जैसे कि देखो, यहाँ पर हम लोग एक सर्कल ले लेते हैं। सर्कुलर परमुटेशन का मतलब है जब हम लोगों को अरेंज करना है सर्कुलर वे में, ठीक है। अगर सर्कुलर टेबल है और उसके मतलब मान लो चार जो है बैठने के लिए चेयर लगे हुए, ठीक है, चार चेयर लगे हुए इस तरीके से, ठीक है, ये, ठीक है। ये किधर लगा हुआ है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक चेयर लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चेयर लगा हुआ है और इधर एक चेयर लगा हुआ है। इसे अलग अलग तरीके से ना एक्चुअली समझा जा सकता है। इधर एक चेयर लगा हुआ है और इधर एक चेयर लगा हुआ है, ठीक है। उतना अच्छा तो ड्रॉ हुआ नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा विजुअलाइज करवा पाए। तो ये चेयर लगा हुआ है, तो अब ये चेयर में चार लोगों को बैठना है। चार लोग कौन है, ए बी सी डी, ठीक है। अब इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। पहला तो ये है कि देखो, पहला तो ये देखो, अगर हम लोग ए को बोले कि आप पहले बैठो किसी भी एक जगह पे, तो ए यहाँ बैठेगा तो भी उसके सामने तीन ही चेयर दिखेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट पर्सन है उसके लिए सारे ऑप्शन बराबर है, ऐसे करके मैंने समझाया था। फर्स्ट पर्सन है उसके लिए सारे ऑप्शन बराबर है। अब वो क्यों होता है उसको और भी थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो, अगर ए यहाँ बैठेगा तो भी उसके सामने तीन चेयर दिखेगा, ठीक है। सोचो, ए को पहले ऑप्शन दिया, ए की जगह कोई और भी हो सकता है, लेकिन ए को अगर पहले बैठना है तो ए अगर यहाँ बैठेगा तो उसके सामने तीन चेयर है, फ्रंट में तीन चेयर होगा, ठीक है। एक हो जाएगा एकदम फ्रंट में और एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। ए अगर यहाँ बैठेगा तो भी उसके लिए सेम कंडीशन है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, तो हम जो है फिर से थोड़ा सा सर्कुलर परम्यूटेशन बता रहे, फिर से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम ये बोल रहे हैं कि उस दिन तो मैंने दो तरीके से समझाया था, आज और भी दो तरीके से तुम लोग को समझा देंगे, ताकि तुम लोग को पूरा एकदम दिमाग में सेट हो जाए। सिर्फ फॉर्मूला रटना बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग ए को यहाँ बैठने के लिए बोलेंगे तो उनके सामने तीन चेयर लगे हुए रहेंगे, ठीक है। लेफ्ट में एक, राइट में एक और एक हो जाएगा हम लोग का फ्रंट में। अगर ए को हम लोग बोलेंगे कि ए अगर यहाँ बैठने के लिए सोच रहा है तो भी देखो ए के लिए सेम कंडीशन है, एकदम फ्रंट में एक चेयर और एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है। अगर हम लोग ए को यहाँ बैठने के, ए यहाँ बैठते हैं, चूज करते हैं, तो उनके लिए तो भी सेम ही बात है, सामने एक चेयर और लेफ्ट राइट में एक एक चेयर, ठीक है। और अगर ए यहाँ बैठेंगे तो भी उनके लिए एक ही कंडीशन है कि फ्रंट में, एकदम बिल्कुल फ्रंट में एक चेयर और एक लेफ्ट में एक राइट में। फ्रंट में सारे ही है, एकदम फ्रंट में एक है, लेफ्ट राइट में है, मतलब ए के लिए सारे कंडीशन बराबर हुए। इसीलिए मैंने बोला था कि फर्स्ट पर्सन के लिए ऑप्शन जो है वो एक ही होता है, यही मैंने समझाया था, ठीक है। एक तो मैंने इस तरीके से तुम लोग को समझाया था, फिर यहाँ पर दिखाया था कि जो है अगर अरेंजमेंट देखोगे तो वो एक ही जैसा हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से फॉर्मूला वैसा हो रहा है। फिर थोड़ा सा हम समझा रहे दूसरे तरीके से, ठीक है। तो अब मान लो ए को कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ेगा। सपोज अगर ए यहाँ बैठ रहे हैं, ठीक है,
ए अगर यहाँ पर बैठ रहे हैं, ए यहाँ पर बैठ रहे हैं, अब बाकी ये जगह में अगर बी यहाँ बैठेंगे तो उनके लिए ऑप्शन जो है अलग होगा। बी यहाँ बैठने से बी के इधर ए होगा और इधर कोई और होगा, ठीक है। बी के फ्रंट में दो ऐसे चेयर दिखेगा, ठीक है, मतलब फ्रंट में दो चेयर दिखेगा, एक लेफ्ट राइट में नहीं दिखेगा। जैसे देखो बी का ये जो लेफ्ट साइड है, ये बी का लेफ्ट साइड है, बी के लेफ्ट में ए होगा और राइट में एक चेयर, फिर राइट में एक चेयर होगा, ठीक है, अगर बी यहाँ बैठेगा। लेकिन अगर बी यहाँ नहीं बैठ के यहाँ बैठते हैं तो बी के फ्रंट में ए हो जाएगा, लेफ्ट में एक चेयर, राइट में एक चेयर हो जाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है बी का, ये राइट साइड है। लेकिन अगर बी यहाँ बैठता है, बी अगर यहाँ बैठता है तो उनके लिए देखो क्या हो जाएगा, बी के राइट में ए है और लेफ्ट में लगातार दो चेयर हो जाएगा। मतलब बी के लिए इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज करे, सभी अलग अलग सिचुएशन को क्रिएट करेगा, ठीक है। इसीलिए बी के लिए कितने ऑप्शंस है, 3 ऑप्शन है, 3 में से कोई भी एक बी चूज कर सकता है, बी के लिए 3 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो बी यहाँ बैठ गया, ठीक है, मान लो बी यहाँ बैठ गया, चलो चेयर में ही बैठा देते हैं, मान लो बी यहाँ पर बैठ गया, ठीक है, बी यहाँ पर आ गए। अब सी का है, सी के लिए कितना ऑप्शन है, सी के लिए 2 है। सी अगर यहाँ पर बैठेगा तो क्या हो जाएगा, सी के लेफ्ट में बी, ठीक है, सी के लेफ्ट में बी, ये कौन है, बी है, चलो नाम लिख देते हैं, ये बी और ये सी के लेफ्ट में बी और सी के राइट में खाली जगह, ठीक है, ये होगा सिचुएशन। लेकिन सी अगर यहाँ बैठेगा तो सी के राइट में ए, ठीक है, और लेफ्ट में खाली जगह, जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। यहाँ बैठने से देखो लेफ्ट में भी, राइट में खाली जगह, और यहाँ बैठने से देखो राइट में क्या हो जाएगा ए और लेफ्ट में क्या हो जाएगा, खाली जगह, ठीक है, लेफ्ट में क्या हो जाएगा, खाली जगह। मतलब सी के लिए कितना सारा ऑप्शन हो गया, सी के लिए हम लोग का हो गया 2 ऑप्शंस, ठीक है, 2 ऑप्शंस हो जाएगा, जिसमें से कोई भी एक वो चूज कर सकते हैं। मान लो सी यहाँ पर बैठ गए, ठीक है, मान लो सी यहाँ पर बैठ गए। अब डी के लिए एक ही ऑप्शन है, उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं, ये एक जगह बचा हुआ, यहीं पर बैठना पड़ेगा, तो एक ऑप्शन, ठीक है, तो इसीलिए एक ऑप्शन हो गया, यानी डी यहाँ पर बैठ गया। अब डी को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 1 into 3 into 2 into 1, क्योंकि एड सभी को एक साथ बैठाना है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 3 into 2 into 1, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये 3 फैक्टोरियल है, 3 into 2 into 1, 1 into 1 1 हो गया, 3 into 2 into 1 3 फैक्टोरियल। सोचो ना, 3 into 2 into 1 3, 3 का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 3 का मतलब हम लोग का, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, 3 into 2 1 into 3 into 2 into 1 6 हो गया, 6 का मतलब 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्मूला था n-1 फैक्टोरियल, जो मैंने तुम लोग को समझाया था, n-1 फैक्टोरियल, यानी यहाँ पर n मतलब जो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स है, यानी 4-1, 4 चेयर्स है, जिसमें 4 पर्संस को हमें बैठाना है, तो 3 फैक्टोरियल यानी 6 वेज से हो सकता है। इसीलिए मैंने तुम लोग को फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला ये फॉलो करना है। एक तो ऐसा समझाया जा सकता है, लास्ट दिन में मैंने 2 तरीके से समझाया था, आज एक तरीके से समझाया, और एक ऑप्शन भी होता है, और एक तरीके से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। देखो जैसा तुम लोग ज्यादा कंफर्टेबल हो वैसे समझ लो। देखो अब मान लो यहाँ पर एक सर्कल है, चलो इसको पहले थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पर एक सर्कल बना लिया मैंने, सर्कुलर परम्यूटेशन में तो सर्कल का जरूरत होगा ही होगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर मैंने जो है 4 प्लेसेस जो है बना लिए बैठने के लिए, ठीक है, 4 प्लेसेस जो है यहाँ पर बना लिए बैठने के लिए, 1 2, ठीक है, 3 और 4, ठीक है। अब ये टेबल जो है सर्कुलेट करता है, मतलब मूव करता है, ठीक है। अब अगर हम लोग 4 पर्सन है, पहले के तरह ही एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी डी, इनमें से किसी एक को यहाँ बैठने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो ए बोल रहा है कि मुझे यहाँ बैठना है, सोचो ए बोल रहा है कि मुझे यहाँ बैठना है, फिर हम लोगों ने इस टेबल को मूव करवा दिया, मूव का मतलब ये घूम सकता है, रिवॉल्विंग है, रिवॉल्व करवा दिया, ठीक है। अब रिवॉल्व करवाने के बाद जब ये रुकेगा, ठीक है, ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, फिर जब वो रुकेगा तो एक को अगर पूछा जाए, बता सकते हो कौन सा सीट तुमने चूज किया था, सारे सीट एक ही जैसे देखने में है, ठीक है। मेरा ड्रॉ जो है थोड़ा कम बेसी हो गया है, वो तो छोड़ो, लेकिन मान लो कि सारे चेयर एक ही जैसे देखने में है, और अगर हम लोग इसको मूव करवा रहे हैं तो कोई भी अगर नहीं बैठा है तो ए के लिए ये बोल पाना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन सा चेयर देख के वो बोल रहा था कि मुझे यहाँ बैठना है, क्योंकि जब हम लोग इसको मूव करवा देंगे टेबल को, मतलब चेयर के साथ मान लो कि मूव करवा रहे हैं, फिर ए को अपना प्लेस नहीं समझ में आएगा कि कौन सा है, ठीक है, तो ए नहीं बोल पाएगा, तो ए के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा कि मुझे का मतलब वो सोच रहा है कि मुझे टेबल के इधर बैठना है, सपोज ऐसा, ठीक है, इधर बैठना है, लेकिन जब ये
टेबल को हम लोग मूव करवा देंगे तो ये पोजीशन हो सकता है यहाँ आके रुका, वो भी तो हो सकता है। तो ए के लिए बोल पाना मुश्किल है कि वो किधर बैठना चाह रहा था, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ए के लिए एक ही ऑप्शन है। ठीक है, ए के लिए एक ही ऑप्शन है, मतलब सभी एक ही बात है, कहीं पर भी वो बैठ जाए, क्योंकि अगर ये टेबल मूव कर जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा, तो उसको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होगा, क्योंकि पहले से कोई भी बैठा हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे ये देखो बात एक ही है कि एक ही ऑप्शन होगा, लेकिन तुम लोग जैसा समझने में कंफर्टेबल हो, इसलिए हम 2-3 तरीके से समझा रहे हैं। गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, तो वही है, देखो एक ही आंसर आएगा, आंसर कुछ अलग नहीं आएगा, लेकिन हम तुम लोग को अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सर्कुलर परम्यूटेशन थोड़ा अलग होता है बाकी मतलब बाकी जो नॉर्मल परम्यूटेशन होता है उससे, तो तुम लोग को जो भी याद रहेगा उससे तुम लोग क्वेश्चन कर पाओ, इसीलिए हम इस तरीके से बोल रहे हैं। तो अगर सर्कुलेट हो जाएगा ये पूरा जो टेबल है, तो ए को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होगा कि वो टेबल की किस जगह पे बैठना चाहता था, मतलब उसके अकॉर्डिंग कौन सी चेयर पे उसे बैठना था। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शंस जो है वो एक ही है, मतलब अब अगर सर्कुलेट हो जाएगा ये, तो फिर वो बोल नहीं पाएगा कि उसको कहां पर बैठना था, टेबल के कौन से जगह पे। ठीक है, मतलब बैठना तो चेयर में ही है, लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर बैठेंगे, लेकिन अगर ये सर्कुलेट हो जाएगा फिर उसको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होगा कि ये पॉइंट कहां पर था। ठीक है, तो इसीलिए ए के लिए एक ऑप्शन। लेकिन अगर ए को हम लोग किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ए बैठ गया, मान लो ए यहाँ पर बैठ गया, अब बी फिर से टेबल को सर्कुलेट कर दिया गया और उसके पहले बी को पूछा गया आप कहाँ बैठना चाहते हो, तो बी ने बोल दिया कि मुझे बैठना है ए के राइट साइड में। ठीक है, मुझे ए के राइट साइड में बैठना है। अब पूरे सर्कुलेट करवाने के बाद मान लो ये टेबल के साथ चेयर भी लगे हुए हैं, इस तरीके का है कि टेबल मूव होगा तो चेयर भी मूव होगा, रिवॉल्विंग है पूरा। तो अगर ए भी मूव कर जाएगा, पूरा सर्कुलेट कर दिया गया, अब बी से बोल रहा है कि आपको कहाँ बैठना है, उसने बोला कि मुझे राइट साइड में बैठना है, राइट साइड ऑफ ए के मुझे राइट साइड पे बैठना है। तो जितना भी ये रिवॉल्विंग हो जाए क्यों ना, क्योंकि ए पहले से बैठा हुआ है, तो बी आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है कि ए का राइट साइड उसका इधर है, क्योंकि ए कहीं पर भी आके रुके। ठीक है, रिवॉल्विंग होने के बाद ए अगर यहाँ भी आके रुकेगा, ये पूरा सिस्टम अगर यहाँ भी आके रुकेगा या यहाँ भी आके रुकेगा, तो ए तो बैठा है, तो फिर वो आइडेंटिफाई कर ही लेगा कि ए का राइट साइड कौन सा है। ठीक है, तो ए का राइट साइड ये हो गया, मतलब बी यहाँ पर बैठ गया। ठीक है, अब अगर सी को पूछा जाए कि आप पहले बोलो, मतलब बी के पास क्या ऑप्शन हो गया, बी के पास तो वैसे बहुत सारे ऑप्शन है, उसने बोला कि मुझे राइट साइड बैठना है, वो अलग बात है, लेकिन बी के पास बैठने का कितना सारा ऑप्शन था, 3 ऑप्शन था। वो ए के राइट साइड बैठ सकता था, लेफ्ट साइड बैठ सकता था, या फिर फ्रंट पे बैठ सकता था। ठीक है, अब अगर सी सोच रहा है, फिर से इसको मूव करवा दिया गया और सी से पूछा गया आप कहाँ बैठना चाहते हो, वैसे तो सी के पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, सी के पास कितने सारे ऑप्शन है, सी को पहले से ही दिख रहा है कि उसके पास 2 ऑप्शन है। अब 2 में से कोई एक उसे चूज करना है, तो जितने भी इसको रिवॉल्व करवा दो क्यों ना, सी आराम से चूज कर सकता है कि उसे कहाँ बैठना है। कैसे चूज कर सकता है, वो इसे इस तरीके से चूज कर सकता है, क्योंकि वो ऐसा पहले से दिमाग में सेट कर सकता है कि मुझे बी के राइट में बैठना है। ठीक है, तो जहां पर भी ये मूव करके रुकेगा, बी जहां भी होगा उसके राइट साइड में आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। अब डी को अगर पूछा जाएगा कहाँ बैठना चाहते हो, डी के लिए एक ही ऑप्शन है, डी को कुछ सोचने का जरूरत नहीं, उसको अगर बैठना है तो यहीं पर बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना ऑप्शन हो गया, एक ऑप्शन हो गया। तो फिर से वही वाला कंडीशन आ गया, 1 into 3 into 2 into 1 यानी कि 6, यानी 3 फैक्टोरियल, यानी n-1 फैक्टोरियल, यानी यहाँ पर 4-1 फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल यानी 6। ठीक है, तो यही वाला चीज हम तुम लोग को समझा रहे थे। लास्ट दिन मैंने 2 तरीके से समझाया। ठीक है, आज भी मैंने और भी 2 तरीके से समझा दिया। अब तुम लोग जैसा याद रखना चाहो रख सकते हो, मतलब जो तुम लोग को सबसे बेस्ट लगा कि हाँ मुझे ये सबसे अच्छे से समझ में आया, वैसा ही समझो। बाकी फॉर्मूला तो देखो हमारा फिक्स्ड है, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, जब भी हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन आएगा। अच्छा, अब इसमें से देखो हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 कर लिया था और मैंने तुम लोग को होमवर्क में दिया था एग्जाम्पल 9 इसके बाद। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 1 के बाद हम लोग जाते हैं एग्जाम्पल 9 में। एग्जाम्पल 1 तो हम लोगों ने कर लिया था, यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 ये पहले ही हो चुका है। ये सर्कुलर परम्यूटेशन का नहीं है, ये दूसरा था जो हम लोग का नॉन सर्कुलर परम्यूटेशन का था। अच्छा, एग्जाम्पल 9 ये सब हो गया है। एग्जाम्पल 9 ये देखो यहाँ पर बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 8 persons बी सीटेड एट ए राउंड टेबल। राउंड टेबल में 8 लोग कितने तरीके से बैठ सकते हैं, बताओ क्या आंसर होगा। राउंड टेबल में 8 लोग कितने तरीके से बैठ सकते हैं, बोलो क्या आंसर होगा। 7 फैक्टोरियल।
हाँ 7 फैक्टोरियल एग्जाम्पल 9, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 8 पर्सन्स को कितने तरीके से बैठ सकता है, 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि सर्कुलर है यानी 7 फैक्टोरियल, जिसका आंसर होता है 5040। देखो मुझे याद है, मैंने लिख दिया, तुम लोग अपना कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। इन हाउ मेनी केसेस विल टू पर्टिकुलर पर्सन सीट टुगेदर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, अब क्या बोल रहा है, इसमें एडिशन दे दिया, ये तो हम लोग का नॉर्मल था। अब बोल रहा है कितने केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर दो पर्टिकुलर पर्सन हमेशा एक साथ बैठेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है, ठीक है, कि जब हमें कोई भी दो या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ करने बोल रहे हैं, हम लोग उसे एक यूनिट या ग्रुप मानेंगे। यहाँ भी सेम कंसेप्ट में होगा, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर सर्कुलर हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, एक सर्कल, ये देखो एक राउंड टेबल है, ठीक है, ये एक राउंड टेबल है, ठीक है, ये एक राउंड टेबल है। यहाँ पर 8 लोगों को हमें बैठाना है, ठीक है, 8 लोगों को। तो 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 8 नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, चलो 8, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे कितने सारे केसेस होंगे जहां पर दो पर्टिकुलर पर्सन हमेशा एक साथ बैठेंगे। तो मान लो कोई भी दो पर्सन जो है वो हमेशा एक साथ बैठेंगे, उनका नाम हम लोग ऐसे रख सकते हैं, चलो ए बी, ठीक है, ए बी हम समझाने के लिए नाम ले लिए, ए बी क्वेश्चन में बोला नहीं है। तो ए और बी दो पर्सन है, चलो ये दोनों को हम लोग ड्रॉ ही कर देते, एक ये है ए और ये एक है बी, ये बहुत ही अच्छे दोस्त है, ठीक है। तो जहां भी बैठेंगे एक ही साथ बैठेंगे, इनका यही मानना है। अगर ए यहाँ पर बैठ जाएगा तो बी या तो इधर बैठेगा या तो इधर बैठेगा, ठीक है, मतलब एक ही साथ होना चाहिए ना। या तो ए बी ऐसे बैठेंगे, 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 ठीक है, या तो फिर ए बी ऐसे बैठेंगे, या फिर ए बी, यहाँ पर बी लिखते हैं, ए बी ऐसे बैठेंगे, और यहाँ पर या तो ए बी ऐसे बैठेंगे या तो ए बी ऐसे बैठेंगे। मतलब कुछ भी हो जाए, ये दोनों एक ही साथ बैठने वाले हैं, कोई भी सीट ऑक्युपाई करे दोनों पास पास बैठेंगे, ठीक है। इसका मतलब हमें इन दोनों को एक ग्रुप मानना है, क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन है। तो देखो इस क्वेश्चन को पहले नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही करो, फिर सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर दो पर्सन्स जो है एक साथ बैठने चाहिए, दो पर्सन्स जो है हमेशा एक साथ बैठेंगे, तो इनको हम लोग मानेंगे एक ग्रुप या एक यूनिट, ठीक है, एक ग्रुप या फिर एक यूनिट मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गए रेस्ट्रिक्टेड पर्सन, है ना, रेस्ट्रिक्टेड, मैंने आर लिख दिया, जगह नहीं है। तो नॉन रेस्ट्रिक्टेड कितने होंगे ये बताओ, नॉन रेस्ट्रिक्टेड कितने बच रहे हैं। अगर दो रेस्ट्रिक्टेड है तो नॉन रेस्ट्रिक्टेड कितने बच रहे हैं मैम 6। हाँ 6 पर्सन जो है वो नॉन रेस्ट्रिक्टेड बच रहे हैं, ठीक है। तो इनको तो हम लोग 6 ही मानेंगे। तो 6 + 1 7 अरेंजमेंट होना चाहिए। तो टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, टोटल अरेंजमेंट हम लोग का 7 होगा। तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, इसको 7p7 कर देंगे, लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन है, सर्कुलर परम्यूटेशन में हमेशा n का वैल्यू एक कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले वाले पर्सन का ना सारा ऑप्शन जो है मतलब एक ही जैसा होता है उनके लिए, है ना। ये क्यों 1 हो जाता है, ए के वजह से, मतलब जो फर्स्ट पर्सन ऑक्युपाई करेगा उसके लिए सारा ऑप्शन एक जैसा होता है, इसीलिए हम लोग का यहाँ पर एक कम हो जाएगा। तो आंसर फिर कैसे देंगे, बोलो इसका आंसर कैसे देंगे, बोलो कितना होगा टोटल अरेंजमेंट। अगर ये सर्कुलर नहीं होकर नॉर्मल होता तो हम लोग क्या बोलते, 7p7, ठीक है। तो यहाँ पर 7p7 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 7 - 1 यानी कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। अच्छा, तो 6 फैक्टोरियल होगा, और ए बी अपने अंदर इंटरचेंज कर पाएंगे ना। मतलब मान लो ये ए बी ने सोचा हम लोग ये दो जगह पे बैठेंगे, ए यहाँ बैठे बी यहाँ बैठे तो भी ठीक है, अगर बी यहाँ बैठेंगे ए यहाँ बैठेंगे तो भी ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ए और बी अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ए और बी अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज करेंगे, दो तरीके से। तो वो कैसे होगा, वो हो जाएगा हम लोग का ए बी कैन इंटरचेंज, मतलब ए बी तो है नहीं नाम, ठीक है। तो लिखते हैं टू पर्टिकुलर पर्सन कैन इंटरचेंज, टू पर्टिकुलर पर्सन कैन इंटरचेंज एज 2p 2 ways, यानी
2 फैक्टोरियल यानी 2 बेस, ठीक है, वो तो हमें दिख ही रहा है, दो ही तरीका है, या तो ए बी ऐसे बैठ जाओ, ए बी या बी ए, इस सीट का देख लो, या फिर ये दोनों सीट में देख लो, वो भी ऐसे ही होगा, या तो ए यहाँ बैठ जाए या तो ए यहाँ बैठ जाए, मतलब ए बी या बी ए, हर दो सीट पे हमारा दो तरीका होगा, है ना, हर दो सीट पे हमारा दो तरीका होगा, तो ये दोनों चीज एक साथ होना चाहिए, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 2, ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा, 5 फैक्टोरियल मतलब 120, तो 6 फैक्टोरियल मतलब हो जाएगा 720 इंटू 2 इंटू 1, यानी ये हम लोग का हो जाएगा 1440, ठीक है, 1440 ये आंसर होगा। चलो देख लेते हैं एक बार 1440 है कि नहीं। हाँ 1440 है। तो सर्कुलर परमुटेशन और नॉर्मल परमुटेशन में इस टाइप के क्वेश्चन में फर्क क्या हुआ, उसमें भी हम लोग रेस्ट्रिक्शन नॉन रेस्ट्रिक्शन देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन को एक ग्रुप मानते हैं, टोटल अरेंजमेंट निकालते हैं, अगर ये सर्कुलर नहीं होता, 8 लोगों को हमें नॉर्मली एक रो में अरेंज करना होता, तो हम लोग बोलते हैं 7p7 इंटू 2p2, तो यहाँ पर सेम चीज हुआ, क्योंकि ये सर्कुलर है तो फिर ये 7p7 नहीं होगा, 6 फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल की जगह 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि एक कम हो जाएगा, उसका तो मैंने फॉर्मूले का रीजन बता दिया 4 तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, और ए भी अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं कितने तरीके से, 2p2, या तो ए बी फॉर्म में बैठ जाएंगे या बी ए फॉर्म में बैठेंगे, कोई भी दो सीट ले लो, या तो ए बी या तो इस सीट में बी ए, इस तरीके से, मतलब हर एक सीट के लिए इनका दो तरीका हो सकता है, तो 1440 बेस हो जाएगा इनका यहाँ पर एक दो पर्सन का एक साथ बैठने का। ए भी मैंने अपने हिसाब से एग्जांपल लिया, कोई भी दो पर्सन हम लोग देख सकते हैं, तुम लोग कोई भी नाम ले सकते हो या फिर ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो देखो हम लोग का कौन सा क्वेश्चन हुआ, एग्जाम्पल 9 हो गया, ठीक है, अच्छा सिर्फ एग्जाम्पल 9 ही किया शायद हम लोगों ने, हाँ एग्जाम्पल 9 कंप्लीट है। अब हम लोग 5B का क्वेश्चन नंबर 1 2 ये सब करेंगे, चलो ठीक है, ये 10th नंबर हम लोग का हो गया है, ठीक है, 10th नंबर हम लोग का पहले कंप्लीट है। ये बताओ 5B का क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म्ड ए रिंग, 7 गर्ल्स मिलके एक रिंग यानी ऐसे सर्कल, जो कि सर्कल मतलब या फिर बोल सकते हैं ऐसा अरेंजमेंट जो कर्विक है, जो कि क्लोज्ड रहेगा, है ना, तो रिंग अरेंजमेंट करना चाहती है 7 लड़कियां मिलके, ठीक है, ऐसे हाथ पकड़ के नहीं होता है, ठीक है, तो वैसे ही तो बोल रहा है कि कितने तरीके से वो पॉसिबल है, बताओ कौन सा आंसर सही होगा इसमें से। हाँ बोलो, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी, क्यों, क्योंकि 7 गर्ल्स अगर रिंग फॉर्मेट में जा रही है, मतलब सर्कल होने से क्या होगा, n का वैल्यू 7 बोला है, सर्कल होने से n-1 फैक्टोरियल होता है, लॉजिक मैंने बता दिया, ठीक है, लॉजिक तुम लोग बस समझ लो, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, देखो लॉजिक समझ गए हो तो क्यों फॉर्मूला हो रहा है वो समझ में आ गया, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, तो 6 फैक्टोरियल का आंसर 720 होता है, तो इसका आंसर हम लोग का 720 होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं कैसे करके होगा। ये वाला हम लोग कर रहे हैं 5B का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर n का वैल्यू है 7, ठीक है, क्योंकि सर्कल है, रिंग है, ठीक है, रिंग मींस सर्कल, ठीक है, ये तो हमें पता है ना, रिंग मींस सर्कल हो गया, तो इसका मतलब 7 - 1 फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल यानी 720 बेस होना चाहिए, और आंसर ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का सी हो रहा है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बी, what are the number of ways in which 7 boys sit in a round table so that two particular boys may sit together। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ये एग्जांपल वाले क्वेश्चन का ही जैसा है, बस इसमें 8 पर्सन्स था, यहाँ पर हम लोग को 7 पर्सन्स दिया है, 7 बॉयज दिया, तो तुम लोग ये कर सकते हो, अभी अभी मैंने सिखाया, बोलो क्या आंसर होगा, करके मुझे बताओ क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का बताओ क्या आंसर होगा, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू को चेंज कर दिया, कोशिश करो। हम ए हो, देखो ए होगा, हाँ 240, हाँ ए होगा, बिल्कुल उसी के तरह है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको 7 को रिड्यूस करके 6 फैक्टोरियल कर देंगे और 2 फैक्टोरियल कर देंगे, है ना, दो पर्सन अपने अंदर दो तरीके से इंटरचेंज कर सकता है, यानी ये हो जाएगा हम लोग का 720 इंटू नहीं
720 तो नहीं होगा। 6 फैक्टोरियल का मतलब हाँ 720 तो आ जाएगा। 7 बॉयज बोला है। ओ अच्छा, इसको तो एक ग्रुप मानना पड़ेगा ना। हाँ ये हम लोग का 5 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, तो 120 इंटू 2, तो इसका मतलब 240 होगा। ऑप्शन है, ठीक है, हम बता देते हैं, देखो कैसे होगा। यहाँ पर 7 बॉयज में से रेस्ट्रिक्शन है 2 लोगों के ऊपर कि वो एक ही साथ बैठेंगे। रेस्ट्रिक्शन 2 बॉयज, नॉट रेस्ट्रिक्शन या फिर नॉट रेस्ट्रिक्टेड 5 बॉयज हो जाएगा। इसका मतलब 2 पे रेस्ट्रिक्शन है, जिस पे है उसको हम लोग मानेंगे एक ग्रुप या एक यूनिट, और बाकी 5 पे ऐसा कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो टोटल अरेंजमेंट 6 हो जाएगा। टोटल अरेंजमेंट 6 पर्सन्स का हमें करना पड़ेगा, ठीक है। 7 में से 6 लोगों को ही अरेंज करना है, क्योंकि दोनों तो एक साथ बैठेंगे हमेशा ही, 2 ऐसे बॉयज हैं, तो हमें 6 लोगों को बेसिकली अरेंज करना पड़ेगा। तो n का वैल्यू 6 हो गया, और सर्कुलर परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए n-1 फैक्टोरियल, यानी 6-1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल यानी 120 बेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इतना हो जाएगा, और 2 बॉयज can be arranged, can be interchanged as 2p2 base, है ना। 2 पर्सन, बिल्कुल ये क्वेश्चन के तरह ही है, सेम कंसेप्ट है, इसीलिए मैंने और ड्रॉ वगैरह नहीं किया। तो 2p2 का मतलब हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो दोनों चीज एक साथ होना चाहिए। 120 इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 2 होता है, तो ये हो गया 240 बेस, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 240। अच्छा नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये देखो। अच्छा इसके बाद 3 भी करेंगे, 3 इसलिए नहीं किया, वो नेकलेस वाला है। ये 4 करके और 21 करके हम नेकलेस वाला कंसेप्ट भी समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 3 लेडीज एंड 3 जेंट्स। ये क्वेश्चन लेकिन अच्छे से समझना है, ये मतलब नॉर्मल क्वेश्चन की तरह नहीं होगा, मतलब उतना आसान नहीं है, ठीक है। 3 ladies and 3 gents can be seated at a round table so that any 2 and only 2, ये लैंग्वेज सबसे मतलब मुश्किल बात है। मुश्किल यानी हम ये नहीं बोल रहे कि ये मुश्किल है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये वाला पॉइंट तुम लोग के दिमाग में जाना चाहिए, तो बस क्वेश्चन में और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। यहाँ पर बोला है एनी 2 एंड ओनली 2 ऑफ द लेडीज सीट टुगेदर, बोल रहा है कि 3 लेडीज 3 जेंट्स को राउंड टेबल में बैठाना है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन रख दिया, क्या कंडीशन रखा है, ऐसे बैठाना है कि कोई भी 2 लेडीज और सिर्फ वही 2 लेडीज, कोई भी 2 लेडीज और सिर्फ वही 2 लेडीज, ये जो हम बोल रहे हैं ना, इस पे तुम लोग ध्यान दो। हम फिर से बोलते हैं, कोई भी 2 लेडीज, 3 में से कोई भी 2 लेडीज को हम लोग ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही 2 लेडीज जो है एक साथ बैठेगी। इसका मतलब ऑपोजिटली ये भी तो होता है कि 3 लेडीज कभी एक साथ नहीं बैठेगी, ठीक है। इस ये जो लैंग्वेज दिया है ना, इसका रिवर्स मतलब ये भी होता है कि 3 लेडीज एक साथ नहीं बैठेगी। ये कैसे पता चला, देखो ना, वो क्या लैंग्वेज दिया है, एनी 2, कोई भी 2 लेडीज एंड ओनली 2 ऑफ द लेडीज, और वही 2 लेडीज सीट टुगेदर, एक साथ बैठेंगी, यानी 3 लेडीज कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगी। इसका मतलब यही बोल रहा है, कोई भी 3 लेडीज कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगी। तो इसका मतलब अरेंजमेंट कैसे होगा, चलो हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसा अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। हम लोग चेक करते हैं, फिर पता करेंगे फॉर्मूला लगा के कि टोटल ऐसा कितना सारा अरेंजमेंट हो सकता है। तो देखो अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सर्कल ले लेते हैं। अच्छा टोटल कितना सीट होना चाहिए, टोटल 6 लोगों को बैठाना है, ठीक है। 3 लेडीज और 3 जेंट्स, ठीक है, 3 लेडीज और 3 जेंट्स। यहाँ पर सीट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। 1 मतलब 6 सीट होना चाहिए। 1 2 3 4
5 6, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि हम लोगों को कितने लोगों को बैठाना है, 3 लेडीज 3 जेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 3 लेडीज है एंड 3 जेंट्स है। अच्छा, जेंट्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, 3 लेडीज पे बोल रहा है कि कोई भी 2 लेडीज ले लो जो कि एक साथ बैठेंगी, सिर्फ वही 2 एक साथ बैठेंगी, यानी 3 लेडीज कभी एक साथ नहीं बैठेगा। ये क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली नहीं बोला है, लेकिन मतलब तो वही होता है, ठीक है। तो अब 3 लेडीज कौन कौन हो सकता है, तो हम नाम देते हैं। कैसे नाम देंगे, तो हम ऐसे नाम दे रहे हैं, लेडीज 1, लेडीज 2, लेडीज 3, मतलब उनका अपना अपना नाम होगा ना। तो मैंने कुछ नाम नहीं लिया, ठीक है, मैंने जस्ट ऐसे L1 L2 L3 कर दिया। अच्छा, अब 3 में से कोई भी 2 लेडीज को चूज करो, ठीक है, कोई भी 2 लेडीज। तो क्या क्या हो सकता है, L1 L2 हो सकता है, L1 L3 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, L1 L2 L1 L3 ऐसे हो सकता है कि ये दोनों एक साथ बैठ गए, या फिर ऐसा हो सकता है ये दोनों एक साथ बैठ गए, या फिर L2 L3 हो सकता है, ठीक है, L2 L3 हो सकता है। और क्या हो सकता है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। देखो, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर अरेंजमेंट दिखा रहे हैं तुम लोग को। कैसे, हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ L1 बैठ गया, यहाँ L2 बैठ गई, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ L2 यहाँ L1, ये भी तो हो सकता है ना। तो इसका मतलब हम लोग इसका रिवर्स भी लिखेंगे, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि L1 L2 होगा, L1 L2 L1 L3, L2 L3 हो गया। अब ये सबका ऑपोजिट लिखो, यानी L2 L1, ठीक है, L2 L1 ये भी एक अरेंजमेंट हो जाएगा, L3 L1, L3 L1 इसका ऑपोजिट, और L3 L2 इसका ऑपोजिट। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग 3 में से कोई भी 2 लेडीज को लेते हैं, हम लोगों ने L1 L2 को लिया, अब हम लोग ऐसे इनको बोल सकते हैं आप लोग ना यहाँ बैठ जाओ, L1 और L2, ठीक है। या फिर ऐसा, मतलब ये लोग बोल रहे हैं हम लोग एक साथ बैठेंगे, कोई भी 2 ही लेडीज एक साथ बैठ सकती है, तो L1 यहाँ L2 यहाँ बैठ सकते हैं। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि अरेंजमेंट में L2 यहाँ बैठ रही है और L1 यहाँ बैठ रही है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने देखो क्या किया, अरेंजमेंट कितने तरीके से कर लिया, हम लोगों ने अरेंजमेंट 6 वेज में किया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 तरीके से हम लोगों ने अरेंजमेंट कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, मतलब ये पॉइंट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने ये डिस्कस किया, अरेंजमेंट ऑफ, लिख देते हैं क्या किया हम लोगों ने, अरेंजमेंट ऑफ 2 लेडीज आउट ऑफ 3 लेडीज, ठीक है। मतलब कैसे हुआ, n का वैल्यू है 3 और r का वैल्यू है 2, 3 में से कोई भी 2 लेडीज को हमें सिलेक्ट करके अरेंज करना है। कहां पर, ये सर्कुलर टेबल में 3 में से कोई भी 2 लेडीज को सिलेक्ट और अरेंज करना है, यानी परमुटेशन 3p2, तो 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, ये हो गया आंसर हम लोग का 6। देखो 6 मैंने लिख के भी दिखाया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, अब थर्ड लेडी का क्या करें, जो भी 2 लेडी को हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, थर्ड लेडी का, जैसे हम मान लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला पेयर लिया कि हम लोग L1 L2 को बैठाएंगे, ठीक है, तो हम लोगों ने L1 को यहाँ बैठाया और L2 को यहाँ बैठा दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि L3 जो है ना, L3 यहाँ भी नहीं बैठ सकती है, L3 यहाँ भी नहीं बैठ सकती। क्यों, अगर L3 यहाँ बैठ जाएंगी तो फिर वो ऑप्शन ही तो हमारा गलत हो जाएगा, मतलब वो कंडीशन ही तो हमारा फुलफिल नहीं होगा। कौन सा कंडीशन, जहां पर बोला गया है कि any two but only two of the ladies sit together, सिर्फ वही 2 लेडीज एक साथ बैठेंगी, ठीक है। तो हम लोग कोई भी सीट क्यों ना 2 लेडीज के लिए ले ले, जो थर्ड लेडीज है, ठीक है, जो थर्ड लेडीज है वो इनके साथ ना बैठे, ये भी हमें देखना पड़ेगा। यानी L3 के लिए ये प्लेस भी नहीं है सही, ये प्लेस भी नहीं है, तो L3 को बैठने के लिए कितना सीट जो है मिल रहा है, कितने सीट मिलेंगे, मतलब कितने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, ये मेरा पूछना है। जैसे अगर हम लोग L1 L2 को यहाँ बैठाते हैं, मैंने यहाँ लिखा, तुम लोग चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, अगर यहाँ लिखोगे तो L3 यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, मतलब मेरा बात समझ में आया, मैंने तो यहाँ पर लिख दिया।
देखो हर एक जगह पे तो लिख नहीं सकते, कोई भी एक जगह पे लिखेंगे। अगर तुम लोग यहाँ नहीं लिखना चाहते, तुम लोग बोलोगे मुझे L1 L2 को यहाँ बैठाना है, बैठाओ, तो L3 फिर यहाँ पर नहीं आएगा। अगर तुम लोग बोलोगे नहीं यहाँ नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम लोग बोलो यहाँ पर L1 L2 को देंगे, ठीक है, तो L3 के लिए ये और ये प्लेस ना हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं पर भी लिखो, बाकी पास पास का प्लेसेस ना हो जाएगा L3 के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंडीशन बोला है जब दो लेडीज ही सिर्फ एक साथ बैठ सकती हैं। तो अगर L3 ये दो जगह पे नहीं बैठ सकती तो L3 के लिए बैठने के लिए दो ही जगह अवेलेबल है, या तो वो यहाँ पर बैठ जाए या तो वो यहाँ पर बैठ जाए, यानी उनके लिए दो ऑप्शंस खुले हुए हैं बैठने के लिए। तो उसका हम लोग कैसे यहाँ पर फॉर्मूले में लिखेंगे, देखो, थर्ड लेडी दैट इज L3 एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक है, थर्ड लेडी मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से L3 कैन बी सीटेड नॉट एडजेसेंट टू अदर लेडी, मतलब एडजेसेंट मतलब उसके एकदम पास में, ठीक है, मतलब उनके साथ नहीं बैठ सकती हैं। तो इसमें हम लोग के पास L3 के लिए दो ही सीट पड़ा हुआ है, ठीक है, 6 में से ये दो सीट में वो बैठ सकती है, यहाँ बैठने से भी ठीक है, यहाँ बैठने से भी ठीक है, यानी सीट दो है। और दो में से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो में से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कोई भी मतलब दो ऑप्शन में से कोई भी हमें एक सिलेक्ट करना पड़ेगा और अरेंज करना पड़ेगा। मतलब कितने तरीके से वो बैठ पाएंगे, 2p2 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2p2 यानी 2 फैक्टोरियल, यानी आंसर हम लोग का 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब थर्ड लेडी के लिए वैसे भी तुम लोग यहाँ पर देखोगे तो बैठने के लिए दो ऑप्शन है, या तो वो यहाँ बैठ जाए या तो वो यहाँ बैठ जाए, और हम लोगों ने कैलकुलेट करके भी वही निकाला है। तो हम लोगों ने देखो लेडीज का अरेंजमेंट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब रहा जेंट्स, जेंट्स को हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं। अब देखो जेंट्स का अरेंजमेंट कैसे होगा। अब हमें पता है कि L3 यहाँ नहीं बैठ सकती है, तो L3 कहाँ बैठी होंगी। अब देखो L3 या तो यहाँ बैठी होंगी या तो यहाँ बैठी होंगी, कोई भी एक जगह पे। अगर L3 यहाँ पर बैठ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब जेंट्स के लिए ये सीट खाली है, ये सीट खाली है और ये सीट खाली है, 3 जेंट्स के लिए 3 सीट खाली है। और अगर L3 यहाँ पर बैठेंगी, ठीक है, तो भी 3 जेंट्स के लिए 3 ही सीट खाली होगा, ठीक है। तो जेंट्स का अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा, 3 जेंट्स को हमें क्या करना है, 3 जगह पे अरेंज करना है, ठीक है, 3 जेंट्स को 3 जगह पे अरेंज करना है। तो वो कैसे होगा, यहाँ पर देखो, नेक्स्ट लिखते हैं, रिमेनिंग 3 gents can be seated in remaining 3 places। तो उसमें n भी 3 है और r भी 3 है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3p3। तो यहाँ पर हो गया 3 फैक्टोरियल यानी 6। अब टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट हो गया पहले केस में 6, ठीक है, ये सब चीजें एक साथ होनी चाहिए। तो 6 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा, 72 वेज हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बोल दे रहा है कि सर्कुलर परम्यूटेशन का दिया है, ठीक है, लेकिन सोच के देखो जब इतने सारे कंडीशन लग गए हैं तो ये सर्कुलर हुआ कैसे। वो सर्कुलर टेबल पे वो बैठ सकते हैं, लेकिन उसमें वो n-1 वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। क्यों, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी जाके कहीं भी बैठ सकता है। जब रेस्ट्रिक्शन लग ही गया है कि 2 लेडीज एक साथ बैठेंगी, तीसरी उनके साथ नहीं बैठ सकती है, तीसरी कहीं और बैठेंगी ताकि उनके आसपास ना हो, एडजेसेंट ना हो उनके साथ, ठीक है, तो उनके लिए 2 ही सीट बचता है। जब इतना कंडीशन हुआ तो टेबल को कैसे भी घुमा लो, ये जो फिगर्स है वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है, मतलब ये जो बैठने का तरीका है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नाम तो दे दिया है सर्कुलर परम्यूटेशन, बट सर्कुलर का यहाँ पर ना फॉर्मूला लगा ही नहीं n-1। कैसे लगेगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि पहले पर्सन आके कहीं पर भी बैठ जाए चलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले रेस्ट्रिक्शन है हमारा कि 3 लेडीज में से हमें कोई भी 2 लेडीज को सिलेक्ट करके अरेंज करना है ये पूरे जगह पे। तो L1 L2 या तो यहाँ बैठ सकती है या तो यहाँ इन 2 जगह पे, या फिर ये 2 जगह पे, या फिर ये 2 जगह पे, या फिर ये 2 जगह पे। वो कितने तरीके से हो सकता है, वो हो सकता है 6 वेज, ठीक है।
कि हम लोग ये तीनों में से जो भी दो को सिलेक्ट करेंगे उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये देखो सिलेक्ट करके हम लोग 6 वेज में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या रिस्ट्रिक्शन आ गया, जो थर्ड लेडी है वो इनके साथ एक साथ नहीं बैठेंगी, ठीक है। तो फिर उनके लिए जो सीट अवेलेबल होगा वो ये पास वाला सीट नहीं होगा, ये 2 सीट अवेलेबल होगा, ठीक है। ये 2 सीट में से कोई भी सीट वो ऑक्युपाई कर सकती है बैठने के लिए। तो हम लोग का n भी 2, ठीक है, और r भी 2, तो 2p2 यानी हम लोग का कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है, यानी 2 हो गया। 2 तरीके से वो यहाँ पर बैठ सकती है, या तो इस पे या तो ये वाली सीट पे, ठीक है। अच्छा अब बचा, अब 3 लेडीज जब सेटल हो गई तो और सीट बचता है 3, ठीक है। ये तो बचेगा ही, और ये दोनों में से कोई एक, मेरे यहाँ पर जो मैंने सिचुएशन क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग, तो ये 3 सीट में 3 जेंट्स को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे सिलेक्ट करके, 6 तरीके से, ठीक है। अब ये सारे चीज एक साथ होने चाहिए, यानी 72 वेज हो जाएगा। अब इसका देखते हैं आंसर क्या है यहाँ पर। ये देखो 72 यानी ऑप्शन सी होगा, ठीक है। मैंने पहले ही बोला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, नाम तो दे दिया है सर्कुलर परम्यूटेशन, बट अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर सर्कल का कोई मतलब इम्पैक्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। सर्कल का इम्पैक्ट तो तब आता है ना जब पहले पर्सन के लिए सारे ऑप्शन एक जैसे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर सभी के लिए सारे ऑप्शन एक जैसे, मतलब किसी के लिए भी सारे ऑप्शन एक जैसे नहीं है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। तो नाम ही बस सर्कुलर टेबल पे है, बट उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, फिर हम जो है नेकलेस वाला क्वेश्चन समझाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो हम लोग का सारा क्वेश्चंस किया हुआ है, बस क्वेश्चन नंबर 21 बाकी है, जो कि हम लोग का सर्कुलर परम्यूटेशन का। यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला करिए, 4 वाला भी कर लिया हम लोगों ने, इसको भी काट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा इसमें क्या बोला है देखो, 5 पर्सन आर सिटिंग इन ए राउंड टेबल इन सच ए वे दैट टॉलेस्ट पर्सन, जो सबसे लंबे है, इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट पर्सन, ठीक है। बोल रहा है कि जो सबसे ज्यादा लंबे है वो सबसे जो शॉर्ट हाइट है उनके राइट साइड में बैठने चाहिए। द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट, तो कितने सारे ऐसे अरेंजमेंट हो सकते हैं ये हमें पूछा गया है। तो इसमें हम लोग का क्या है, सर्कुलर परम्यूटेशन दिया है और रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो देखो कैसे करके होगा। 21 में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि टोटल कितने लोग हैं, टोटल 5 पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल पर्सन्स 5 है, ठीक है। इसमें से रेस्ट्रिक्शन कितने लोगों पे है, रेस्ट्रिक्शन है 2 लोगों पे, जो टॉलेस्ट है और जो शॉर्टेस्ट है। अच्छा और नॉट रेस्ट्रिक्टेड कितने हो जाएंगे, 5 में से 2 पे रेस्ट्रिक्शन लग गया तो नॉट रेस्ट्रिक्टेड 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो गए, और ये दोनों को मिला के हम लोग मानेंगे एक ग्रुप है, तो 2 पर्सन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग नंबर ऑफ पर्सन लिखे तो ये 2 पर्सन और यहाँ पर 3, और ये हो जाएगा 1 ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप में एक है, ठीक है, ग्रुप में है, मतलब ग्रुप में तो एक इंसान को तो ग्रुप नहीं बोलेंगे ना, तो 2 जन है, शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट पर्सन, ठीक है। और ये टोटल अरेंजमेंट हम लोग का 4 हो गया, तो टोटल अरेंजमेंट, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट हम लोग का 4 हो गया। अच्छा अब क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है तो हम लोग का कितना होगा आंसर, हम लोग का हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, यानी 4 - 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यानी 6 वेज, ठीक है। यही हम लोग का आंसर होगा। और बाकी क्वेश्चन में जैसे हम लोग कर रहे थे कि शॉर्टेस्ट टॉलेस्ट अपने अंदर इंटरचेंज कर रहा है, यहाँ पर वो चीज पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंटरचेंज करने पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा कि टॉलेस्ट जो है उनको हमेशा शॉर्टेस्ट पर्सन के राइट साइड में होना चाहिए। अब अगर इंटरचेंज करेगा तो ये कंडीशन नहीं होगा। कैसे देखो हम समझाते हैं, यहाँ पर हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर सर्कल में सपोज कितने सारे लोग हैं, जैसे कि हम नाम ले लेते हैं, ऐसा नाम दे देते हैं PQRS और T, ठीक है। तो एस को हम शॉर्टेस्ट बोल देते हैं,
ठीक है, और टी को हम टॉलेस्ट बोल रहे हैं। तो बाकी बचे 3, ठीक है। अच्छा, अगर शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट हमेशा एक साथ बैठेंगे, लेकिन कंडीशन मेरा क्या है, कंडीशन क्वेश्चन में बोला है टॉलेस्ट पर्सन जो है शॉर्टेस्ट के राइट साइड में बैठेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक काम करते हैं, शॉर्टेस्ट पर्सन को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। सपोज मैंने शॉर्टेस्ट को यहाँ बैठा है, तो उनका राइट इधर है, तो टॉलेस्ट यहाँ जाएगा। बाकी जो 3 है वो कहीं पर भी बैठ सकते हैं। अब सीट मान लो ये 1 है, 2, ठीक है, 3, 4 और 5, बाकी कहीं पर भी बैठ सकते, लाइक Q यहाँ पर बैठ गया, R यहाँ पर बैठ गया, P यहाँ पर बैठ गया, या फिर कुछ और भी हो सकता है। लेकिन शॉर्टेस्ट जहां बैठा है उसके राइट साइड भी टॉलेस्ट होना चाहिए, मतलब शॉर्टेस्ट टॉलेस्ट अपने अंदर इंटरचेंज नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि टॉलेस्ट इधर बैठ गया, शॉर्टेस्ट तो नहीं होगा। देखो शॉर्टेस्ट के लेफ्ट में टॉलेस्ट चला जाएगा, इसका मतलब ये दोनों अपने अंदर इस केस में इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे। यानी एक हम लोग का अरेंजमेंट ऐसे होगा, हमें टोटल 6 अरेंजमेंट बोला है ना, देखो हम 6 करके भी दिखा सकते हैं, ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसमें भी हमारा चेंज हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर मैंने S कर दिया, यहाँ पर मैंने T कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने लिखा था QRP, इसको हम लोग लिख सकते हैं PQR, ठीक है, ऐसे हो गया। ये तीनों को ही चेंज कर करके हम लोग कर सकते हैं ना। ये देखो QRP हो गया, यहाँ पर मैंने PQR कर लिया, और भी हो जाएगा। ऐसे करके हमारा 6 अरेंजमेंट होगा, ठीक है। 2 हुआ, और एक करके दिखा देते थे। यहाँ पर लिख दिया मैंने S, और यहाँ पर लिख दिया मैंने T, ठीक है। यहाँ लिखा था मैंने P को दिया था, यहाँ R को दे देते हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं R के बाद यहाँ पर P को दे दिया, और यहाँ पर दे दिया मैंने Q, ठीक है। यहाँ पर मैंने Q दे दिया, ये एक हो गया, ठीक है। और भी अरेंजमेंट हो जाएगा, तो मैंने 3 दिखाया, और भी 3 हो जाएगा, 6 बोला है, यहाँ पर 6 आंसर आ रहा है। तो बस इतना सा यहाँ पर देखो कि क्या है कि हम लोग का सर्कुलर परम्यूटेशन हो रहा है, वो भी रेस्ट्रिक्शन के साथ। लेकिन रेस्ट्रिक्शन वाले जो पर्सन्स है वो अपने अंदर इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे। अगर इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब हम लोग ऐसे बोल लेंगे कि ये सर्कुलर टेबल है, एस और टी एक साथ बैठेगा, ऐसे भी बैठ सकता है, ऐसे भी बैठ सकता है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। बोल रहा है कि जो शॉर्टेस्ट है उसके राइट साइड में जो है टॉलेस्ट को होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, ये अरेंजमेंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट का ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला देखो, ये सही है, ये शॉर्टेस्ट पर्सन है, इनका ये राइट साइड है, ठीक है, इनका ये राइट साइड है, राइट में टॉलेस्ट है, ये चलेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये दोनों अपने अंदर इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर वो मल्टीप्लीकेशन 2p2 वाला कंडीशन नहीं आया। अगर हमें ये नहीं बोल देता राइट लेफ्ट वाला, तो हम लोग का वो कंडीशन आ जाता, ठीक है। आपको सेम क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजेस करके भी हमें दे सकता है कि मान लो ये शॉर्टेस्ट टॉलेस्ट वाला जो है कंडीशन हटा दिया, फिर तुम लोग को यहाँ पर 2p2 करना पड़ेगा कि एक साथ बैठेंगे। तो फिर सिर्फ अगर एक साथ बैठेंगे तो ये अपने अंदर इंटरचेंज भी कर सकते हैं। एक साथ ही बैठना है तो ST फॉर्म में बैठो या TS फॉर्म में बैठो, दोनों ही चलेगा, ठीक है। तो ये देखो 21 वाला भी हम लोग का हो गया। अब अगर हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है, तो उसके लिए पहले हमें नेकलेस का कंडीशन समझना पड़ेगा, नेकलेस या फिर गार्डनेट वाला। ये देखो, इफ 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट टू फॉर्म ए नेकलेस, देन नंबर ऑफ वेज इज, ठीक है। तो पहले हम लोग इस कंडीशन को समझते हैं, ये नेकलेस वाले कंडीशन को हम पहले फॉर्मूला लिखा देते हैं, फिर तुम लोग को समझाएंगे कि क्या होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ ways of arrangement of different form of necklace और garland यानी कि माला is हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होगा। या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2, ऐसे करके भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है, ठीक है। ये दोनों साइन एक ही वजह से यूज होता है। अब पहले नेकलेस वाला कंडीशन हम लोग समझते हैं कि इसमें हाफ क्यों हो जाएगा, ठीक है। देखिए, हम कोशिश करते हैं इसको समझाने का, ड्रॉ करके देखो कैसे हो रहा है। नेकलेस के केस में क्या होगा, जैसे मान लो कि हम लोग के पास एक नेकलेस है, ठीक है। नेकलेस कैसा है, यहाँ पर नेकलेस यानी सर्कल होगा, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर लगा हुआ है बीड्स, मतलब
जो मोती वगैरह होता है ना, बीड्स लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये वाला एक बीड्स है, इधर एक ये वाले कलर का बीड्स है और इधर एक ये वाले कलर का बीड्स है। देखो बहुत सारा हो सकता है, हम 3 कलर लिए हैं ताकि हम लोग को आसानी से समझा पाए, ठीक है। ये 3 कलर का बीड्स है। अब अगर कोई गले में ये नेकलेस पहन रहा है, सोचो कोई गले में ये नेकलेस पहन रहा है ऐसे, ठीक है, तो ये नेकलेस कैसे देखने में लगेगा? ये गला हो गया, ठीक है, इसमें हम दिखाते हैं। देखो यहाँ पर ये वाला दिखेगा, ठीक है, और इधर ये वाला दिखेगा और इधर ये वाला दिखेगा, ठीक है। अगर कोई गले में ये नेकलेस पहन रहा है तो वो देखने में ऐसा लगेगा, ठीक है, वो देखने में ऐसा लगेगा। अच्छा, अब हम लोग इस नेकलेस को और एक तरीके से भी पहन सकते हैं, ठीक है, हम लोग इस नेकलेस को और एक तरीके से भी पहन सकते हैं, ऐसा करके भी तो हम लोग इसे पहन सकते हैं। अगर हम लोग इसको फ्लिप कर दे, मतलब पलट दे, ठीक है, अगर हम लोग नेकलेस को फ्लिप कर दे रहे, मतलब दोनों साइड आइडेंटिकल है, मतलब ऐसा नहीं कि ये फ्रंट, मतलब ये सामने है, पीछे का डिजाइन कुछ अलग है, सॉरी एक ही पीछे का डिजाइन कुछ अलग है, तब नहीं चलेगा। पूरा अगर एक ही जैसा, जैसे सोने का चेन वगैरह होता है ना, एक ही जैसे देखने में होता है, उसका मतलब लॉकेट वगैरह होगा तो बात अलग है, हम बोल रहे हैं नॉर्मल चेन का बात, ठीक है, या फिर जिसमें बीड्स लगे हुए जो कि मतलब फ्रंट बैक दोनों से एक ही जैसा देखने में है, तो उस टाइप के नेकलेस के अरेंजमेंट का बात हो रहा है। अब मान लो ये नेकलेस जो है इसको मैंने पलट दिया, ठीक है, पलट दिया तो कैसे होगा, ये येलो वाला यहीं पर दिखेगा और मैंने फ्लिप कर दिया, मतलब जस्ट इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, ठीक है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे पहन सकते हैं। अब देखो हम यहाँ पर दिखाने से ही तुम लोग को समझ में आएगा, अगर मैंने फ्लिप कर दिया तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, मतलब हम लोग कैसे पहन सकते हैं इस नेकलेस को, और एक तरीके से भी पहन सकते हैं। अगर हम लोग नेकलेस को थोड़ा घुमा देते हैं, ये ऐसे पहना, अगर इसको घुमा के पहनते हैं, जिसका मतलब ये मोती जो है दोनों साइड एक ही जैसे देखने में है, तो हम लोग घुमा के भी पहन सकते हैं, तो इधर ये वाला आ जाएगा, ये इधर ही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं होगा, और ये वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये गले में ऐसे दिखेगा, ये नेकलेस गले में ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेकलेस को ऐसे पहने या ऐसे पहने, बात तो बराबर है, मतलब नेकलेस तो नेकलेस ही रहा ना, बात तो बराबर है। हम लोग नेकलेस को इस तरीके से पहने या फिर इस तरीके से पहने, सेम नेकलेस ही हम लोगों ने पहना है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसको मैंने फ्लिप कर दिया, फ्लिप करने का मतलब है घुमा दिया, ठीक है। अगर वो दोनों साइड से आइडेंटिकल है देखने में नेकलेस, ठीक है, अगर तुम लोग घुमा के भी पहनते हो तो ये उल्टा नहीं लग रहा है, एक ही जैसा है, लेकिन हम लोग ऐसे पहन सकते हैं कि इधर ये ब्लू वाला आ गया, इधर रेड वाला आ गया, या फिर इसको घुमा के पहन रहे हैं तो इधर रेड वाला आ गया और इधर ब्लू वाला, बीच वाला हमारा वैसा ही रह रहा है, बीच वाला चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग इसको घुमा के पहनते हैं, फ्लिप करके पहनते हैं, अगर दोनों साइड एक ही जैसा देखने में है तो बस इतना ही फर्क होगा, लेफ्ट राइट वाला चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हमें जो है गले में ऐसे देखने में लगेगा। अच्छा, अब मेरे कहने का यहाँ पर ये है, देखो कि इसमें जो फॉर्मूला है वो n-1 into 2 फैक्टोरियल क्यों किया गया है। देखो यहाँ पर ये जो 3 बीट्स है, क्योंकि ये नेकलेस है तो ये सर्कल है, तो अभी हम लोगों ने सर्कुलर परम्यूटेशन का अरेंजमेंट पढ़ा कि अगर हमारे पास n का वैल्यू 3 है तो उसका हम लोग का अरेंजमेंट होगा n-1 फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल यानी 6 आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो हम लोग का तो अरेंजमेंट 2 ही हो रहा है, या तो इस नेकलेस को ऐसे पहन लो या तो इस नेकलेस को ऐसे पहन लो, ठीक है। तो नेकलेस के लिए हमें फॉर्मूला बोला गया है कि हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका मतलब n-1 फैक्टोरियल 6 आया, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ गलत लिख दिया आंसर, कुछ नहीं, ये 3 है, 3 है ना, तो 3-1 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल यानी कि 1 सॉरी 2, ठीक है, 2 into 1 यानी 2। मैंने यहाँ पर 3 लिखा है 3 बीड्स के लिए, ठीक है, 3 बीड्स के लिए 3 मोती, ठीक है, 3 बीड्स, पर्ल होता है, मोती जो भी हो, बीड्स है, बीड्स लगे हुए हैं, तो n का वैल्यू है 3। तो 3 चीजों को अगर हमें अरेंज करना है सर्कुलर वे में, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर्कुलर परम्यूटेशन हमें बोल रहा है कि 3 n-1 करो तो 3-1 यानी 2 फैक्टोरियल यानी 2 होगा। लेकिन ये और ये कोई अलग अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि ये भी पहनने से वही नेकलेस हो रहा है, ये भी पहनने से वही नेकलेस हो रहा है, क्योंकि कुछ अरेंजमेंट में हमारा वैसा चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग है, लेकिन अरेंजमेंट तो एक ही जैसा है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला क्या बोल रहा है, हाफ इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल करने के लिए, ठीक है। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल हम लोग का 2 आ गया, तो 2/2 यानी कि आंसर हम लोग का 1 हो जाएगा, ठीक है। 2/2 यानी कि आंसर हम लोग का 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग का n बिट्स वाला क्वेश्चन दिया है, जैसे कि देखो यहाँ पर दिया है, मतलब फॉर्मूला जो बोला है कि अगर हमारा नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ नेकलेस, ठीक है, नेकलेस के कितने सारे फॉर्म हो सकते हैं, कितने तरीके से हम लोग नेकलेस को अरेंज कर सकते हैं, तो नेकलेस का ये और ये कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। ये भी नेकलेस को पहनने से वही नेकलेस पहन रहे हैं और ये भी वही पहन रहे हैं, कोई अलग अरेंजमेंट हमारा इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए टोटल सर्कुलर परम्यूटेशन का जो अरेंजमेंट होगा उसका हाफ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, उसका हाफ हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का आंसर इसीलिए फॉर्मूले में दिया है हाफ इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और हाफ ये जो है दूसरे तरीके से लिखा है मैंने, बात एक ही है, हाफ इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको क्लॉकवाइज पहनो या एंटी क्लॉकवाइज वो एक ही चीज होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक ही होगा। अब देखो हम तुम लोग को यहाँ पर दिखाते हैं कि मैट में कैसे इसको डिस्क्राइब किया। ये देखो यहाँ ज्यादा कुछ डिस्क्राइब नहीं किया है, बस इतना सा ही बोला है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n persons along a round table so that no person has the same two neighbor is half into n minus 1। ये तो है कि ये और ये सेम है, ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ के बता रहे, देखो इन फॉर्मिंग ए नेकलेस, अगर हम लोग एक नेकलेस बना रहे हैं और एक गार्लेंड यानी माला बना रहे हैं, देयर इज नो डिस्टिंक्ट बिटवीन ए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिकॉज वी कैन सिंपली टर्न इट ओवर सो दैट क्लॉकवाइज बिकम एंटी क्लॉकवाइज एंड वाइस वर्सा। तो बोल रहा है उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में वही तो हम बोले, देखो इसको ऐसे ये जो है इसको अगर हम लोग ये क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाने से रेड येलो ब्लू, ठीक है, और इसमें क्लॉकवाइज जाने से ब्लू येलो रेड, ठीक है। तो इसका जो क्लॉकवाइज है इसका वो एंटी क्लॉकवाइज है, देखो ये क्लॉकवाइज है, यहाँ पर ये देखो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का कांटा जैसे घूम रहा है उसके घड़ी का कांटा जैसे, यहाँ पर क्लॉकवाइज का मतलब रेड, फिर आ जाएगा ये वाला, फिर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, यहाँ पर क्लॉकवाइज का मतलब है, देखो यहाँ पर क्लॉकवाइज का मतलब है पहले ब्लू, फिर ये येलो, फिर यहाँ पर रेड, और इसका एंटी क्लॉकवाइज देखो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर से इधर, तो हम इधर लिख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज ताकि तुम लोग को समझ में आए। एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो पहले रेड, ठीक है, फिर यहाँ पर ये वाला, फिर ये वाला, और इसका एंटी क्लॉकवाइज देखो, एंटी क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज देखो, इसका एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो पहले हम लोग का आ जाएगा ये वाला, ठीक है, ये आ जाएगा, अच्छा उसके बाद हम लोग का ये वाला आ गया, उसके बाद हम लोग का ये वाला आ गया। तो अगर ध्यान से देखोगे तो एक चीज देखो, इसका जो एंटी क्लॉकवाइज है इसका वो क्लॉकवाइज है, देखो कलर देखने से समझ में आएगा, इसका जो क्लॉकवाइज है इसका वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब वही वाला चीज यहाँ पर भी बोला है, देखो इन फॉर्मिंग ए नेकलेस, जब हम लोग कोई नेकलेस बना रहे हैं या माला यानी गार्लैंड बना रहे हैं, देयर इज नो डिस्टिंक्शन, कोई डिफरेंस नहीं है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बिकॉज वी कैन सिंपली टर्न इट ओवर सो दैट क्लॉकवाइज बिकम एंटी क्लॉकवाइज एंड वाइस वर्सा। बोल रहा है कि अगर हम लोग सिर्फ इसको फ्लिप कर दे, ठीक है, टर्न ओवर का मतलब हो रहा है फ्लिप कर दे, मतलब ऐसे की जगह ऐसे घुमा के पहने तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो जाएगा, चेंजेस कुछ भी नहीं हो रहा है, अरेंजमेंट में कोई भी चेंज, ऐसा नहीं कि हम लोग जो है बीट्स को खोल के इधर से इधर लगा रहे हैं, देखो ये हार और ये हार ना एक ही है, मैंने ये बीट को खोल के इधर नहीं लगाया है या फिर इसको खोल के इधर नहीं लगाया है, वो तो सिर्फ घुमाने से, टर्न करने से या फ्लिप करने से, जो भी बोलो, उससे ये अरेंजमेंट खुद ब खुद बन रहा है, ठीक है। हम लोग किसी को खोल के ये बीट्स को खोल के इधर से उधर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है। तो इस केस में बोल रहा है, इस केस में देखो ये और ये अरेंजमेंट मिलके एक ही अरेंजमेंट हो रहा है, दो अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, मतलब ये पर्ल इधर आ गया बोल के ये अरेंजमेंट चेंज हो गया, ये नहीं है, वो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से हो रहा है, अगर हम लोग हार को या माला को घुमा देते हैं इस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा नेकलेस या बीड्स रिलेटेड कोई भी देगा हमें क्वेश्चन या फिर
हमें अगर गार्डलैंड रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देगा तो हमारा फॉर्मूला होना चाहिए हाफ इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। मतलब सर्कुलर वाला तो लगेगा ही, लेकिन सर्कुलर में जितने भी अरेंजमेंट होंगे उसमें इसका आधा हो जाएगा। क्यों आधा हो जाएगा? क्योंकि देखो अगर हमें सर्कुलर परमुटेशन में तीन, ये मान लो 3 पर्सन है, इनको अरेंज करने के लिए बोला जाता तो हम लोग बोलते 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यानी 2 तरीके से होगा। ठीक है, 2 तरीके से होगा, हम लोग ऐसा बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का ये 2 तरीका सेम हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग अलग अलग होंगे, लेकिन ये तो अलग अलग नहीं हो रहा है ना, ये एक ही जैसा है। और दूसरा बात ये है कि हम लोग नहीं, ह्यूमन बीइंग का बात नहीं, बात ये है कि हम लोग नेकलेस को फ्लिप कर सकते हैं, लेकिन टेबल को थोड़ी ना फ्लिप कर सकते हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं हम लोग नेकलेस को घुमा के पहन सकते हैं, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं, लेकिन टेबल के केस में ऐसा थोड़ी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है जब ह्यूमन बीइंग वाला केस होता है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंसेस नहीं होता है, इसीलिए अरेंजमेंट आधा हो जाएगा। मतलब 2 के बदले 2 अरेंजमेंट जो हमें दिख रहा है वो एक्चुअली एक ही अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो आई होप कि समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग है पॉइंट, देखो उतने आसे यहाँ तो कुछ एक्सप्लेन किया भी नहीं है खास तरीके से, जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है तुम लोग को ये समझने से ही काफी है कि नेकलेस जो हमारा है ये और ये नेकलेस सेम है, इसमें हमारा कोई अलग अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये ह्यूमन बीइंग होता ना ऐसे सर्कल में, तो ये और ये 2 चीज अलग होता। कैसे? जैसे इधर हम लोगों ने ये मान लो A है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो अगर हम लोग अरेंजमेंट ऐसे कर रहे हैं कि इधर A बैठ रहा है, इधर B बैठ रहा है, इधर C बैठ रहा है, और अगर हम लोग अरेंजमेंट ऐसा कर रहे हैं कि A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, और ये देखो C यहाँ पर है, इसके हिसाब से मैंने किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो A के राइट साइड में C है, ठीक है, और यहाँ पर देखो A के लेफ्ट साइड में C है, तो 2 अलग चीज हुआ। क्योंकि ये तो ह्यूमन बीइंग है ना, तो इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि A के साइड इधर जो है C है, C मतलब अलग हो गया। ठीक है, लेकिन ये सेम नेकलेस को सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से 2 अरेंजमेंट आ रहा है, जिसको एक ही माना जाएगा क्योंकि नेकलेस एक ही है। ठीक है, इसमें नेकलेस चेंज नहीं हो गया, वो तो फ्लिप करने की वजह से हुआ, जो कि हम लोग टेबल को ऐसे फ्लिप नहीं कर सकते। मतलब हम लोग जब भी कोई ह्यूमन बीइंग बैठेगा तो उसका पैर तो नीचे की तरफ रहेगा, सर ऊपर की तरफ ही रहेगा चेयर में। ठीक है, उसको हम लोग ऐसा थोड़ी फ्लिप कर सकते हैं कि पैर मतलब ऊपर चला जाए और सर नीचे आ जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको हम लोग फ्लिप कर सकते हैं क्योंकि ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर होगा इस तरीके से 1 अरेंजमेंट। तो फॉर्मूला निकल के आया हम लोग का ये। ठीक है, गार्लैंड या नेकलेस के केस में। चलो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या था। ये देखो 3rd नंबर वाला क्वेश्चन तो आसान है, वो सॉल्व हो जाएगा। इफ 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेड टू फॉर्म ए नेकलेस, 50 अलग अलग ज्वेल्स जो है यूज किए गए हैं एक नेकलेस को बनाने के लिए, द नंबर ऑफ वेज इज, कितने तरीके से वो नेकलेस बन सकता है, बोलो कितने तरीके से बन सकता है, क्या होगा आंसर, कौन सा आंसर सही है? मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 5B का हाफ इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, हाफ ये तो फॉर्मूले में ही रहेगा, n का मतलब है 50 डिफरेंट बिट्स, और -1 हो जाएगा क्योंकि सर्कुलर परम्यूटेशन है, तो हाफ इंटू 49 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमें, ये तो हाफ इंटू 50 फैक्टोरियल, ये नहीं होगा, हाफ इंटू 49 फैक्टोरियल ये वाला होगा। ठीक है, 49 अगर लिख के आ जाओगे सर्कुलर सोच के तो गलत हो जाएगा। जब भी बीट्स का बात आएगा, नेकलेस का बात आएगा, गार्लैंड का बात आएगा, तो उसमें हाफ जरूर लगेगा क्योंकि उसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक ही जैसा होगा। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, तो 5B का अगर देखा जाए तो हम लोगों ने कुछ भी क्वेश्चन हमारा बाकी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, एक भी हम लोग का मुझे जितना याद है एक भी बाकी नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल्स भी हम लोगों ने सारा कर लिया। 5A का शायद हम लोग का एक क्वेश्चन बाकी, वो लास्ट में करेंगे। ठीक है, अभी हमें पढ़ना पड़ेगा इसके बाद कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन हम लोग का कंप्लीट हुआ, बस एक क्वेश्चन बाकी है, वो हम लोग लास्ट में कर लेंगे। अभी हम लोग एक बार कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या है देखो,
कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में फर्क क्या है? परमुटेशन में मैंने बार बार बोला है सिलेक्ट और अरेंज, लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे? ओनली सिलेक्ट, सिर्फ सिलेक्शन करना है, ठीक है। एंड ऑर्डर नॉट मैटर, और ऑर्डर से हमें कोई लेना देना नहीं है, मतलब अरेंजमेंट से हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डर नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। चलो हम लोग इसको समझते हैं कि कॉम्बिनेशन कैसे होगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दिया है, इन हाउ मेनी वेज we have to select 3 persons out of 4 persons. A, B, C, D, ठीक है। A, B, C, D 4 पर्सन है, उसमें से हमें कोई भी 3 पर्सन को सिलेक्ट करना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो देखो हम बताते हैं। पहला वाला, हम लोग चाहे तो ए बी सी को सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे भी अरेंज करने नहीं बोला है, मैंने ए बी सी लिखा, ए बी सी को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो सकता है। या फिर मैंने ए बी डी को सिलेक्ट किया, ये हो सकता है। या फिर मैंने बी सी और डी को सिलेक्ट किया। तो देखो हम लोग का सही हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? यहाँ पर एक नॉट सिलेक्ट लिख लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। जब हम लोगों ने ए बी सी को सिलेक्ट किया तो डी को नहीं किया, जब मैंने ए बी डी को किया तो सी को नहीं किया, जब बी सी डी को किया तो ए को नहीं किया। और कोई तरीका हो सकता है? और कोई तरीका हो सकता है, देखते हैं। ए बी सी को सिलेक्ट किया, ए बी डी को किया, बी सी डी को किया, बी, और क्या हो सकता है? बी डी, नहीं और तो कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से। ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी, हाँ एक हो जाएगा शायद, ए सी डी होगा ना, देखते हैं। ए सी डी, हाँ ऐसा मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया। देखो मैंने क्या किया, ए बी सी ये कर सकते हैं, ए बी डी ये कर सकते हैं, बी सी डी ये कर सकते हैं। मतलब एक ग्रुप बनाए जिसमें एबीसी है, दूसरे में एबीडी, बीसीडी और एसीडी अगर होगा तो हम लोग किसको नहीं ले रहे हैं? एसीडी होने से हम लोग सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं बी को, ठीक है। क्योंकि हम लोग का क्या होगा, जब भी हम लोग 4 में से 3 लोगों को लेंगे तो एक पर्सन हमारा नॉट सिलेक्टेड रहेगा। तो एक बार नॉट सिलेक्टेड ए रहेगा, ये देखो। एक बार नॉट सिलेक्टेड बी रहना चाहिए, ये देखो। एक बार नॉट सिलेक्टेड सी रहना चाहिए, ये देखो। एक बार नॉट सिलेक्टेड डी रहना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 5 में से 4 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इतने तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये नहीं बोला है कि अरेंज करो। जैसे देखो हम लोग का जब भी मैच वगैरह होता है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जो भी हो, तो वहां पर टीम सिलेक्शन होता है ना, कि ये टेस्ट सीरीज चल रहा है या फिर ये वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 चल रहा है, तो उसमें कौन कौन प्लेयर्स खेलेंगे, ठीक है। तो उनको लेके क्या किया जाता है, उनको सिलेक्ट किया जाता है ग्रुप, मतलब जो भी टीम है उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो टीम में जिनको भी सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वैसा ही हम बोल रहे हैं, टीम में जिनको सिलेक्ट कर रहे हैं। अब टीम में मान लो हम लोग एबीसी को सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एबीसी को सिलेक्ट करना, और अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं बीएसी को सिलेक्ट करना, क्या ये और ये कोई अलग बात है? मुझे एक चीज बताओ, टीम में 3 प्लेयर को खेलना है, प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी। मैंने डिक्लेयर किया कि प्लेयर एबीसी को हम लोग लेंगे टीम में, ठीक है, इनको लेके टीम बनाएंगे। अब एबीसी को सिलेक्ट किया मैनेजमेंट ने, ठीक है, टीम बनाने के लिए, और बीएसी को सिलेक्ट किया। क्या ये दोनों बात एक ही है या फिर अलग है सिलेक्शन में? मुझे ये बताओ पहले। एक ही है, ठीक है। मतलब अगर ऐसा बोले कि केएल राहुल को सिलेक्ट किया गया, विराट कोहली को सिलेक्ट किया गया, और एक कोई प्लेयर का नाम कुछ भी बताओ, हार्दिक पांड्या को सिलेक्ट किया गया, ठीक है। अब ये बोल दो, या फिर हार्दिक को लिया गया, विराट को लिया गया, केएल को लिया गया, कैसे भी बोलो बात तो एक ही है। इसको हम घुमा फिरा के बोलने से तो मेरा टीम नहीं चेंज हो जा रहा है। तो एबीसी को डिक्लेयर किया एबीसी, अब बोलते बोलते एबीसी के जगह बीएसी बोल दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरा टीम थोड़ी ना चेंज होने वाला है। तो बीएसी और एबीसी ये जो है ये सेम चीज है, ठीक है, सेम चीज है। तो हमें क्या करना है, हमें टीम बनाना है, ठीक है। तो हाउ मेनी वेज वी हैव टू सिलेक्ट 3 पर्सन्स आउट ऑफ 4 पर्सन। 4 पर्सन्स में से 3 पर्सन को हम लोग इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का
ये जो बताया है, ठीक है, ये दोनों चीज सेम है। अगर हम लोग ए बी डी की जगह अगर हम बी ए डी बोल देते हैं तो कोई अलग बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ में अरेंजमेंट करने नहीं बोला है, ठीक है, यहाँ में अरेंजमेंट करने नहीं बोला है। हाँ, अरेंजमेंट कब होगा, कौन किसके बाद खेलने के लिए जाएगा, मतलब खेलने का जो सीक्वेंस होता है ना, कि पहले ये फर्स्ट प्लेयर कौन होगा, सेकंड कौन होगा, थर्ड कौन होगा, फोर्थ कौन होगा, फिफ्थ कौन होगा, ये जो अरेंजमेंट है तब उसमें अरेंजमेंट होता है कि पहले ये जाएंगे फिर ये इस तरीके से, तो उसमें अरेंजमेंट होता है। लेकिन जब टीम बनता है तो सिलेक्शन होता है, तो अरेंजमेंट नहीं होता है। जब खेलने के लिए प्लेयर जाते हैं तो खेलने के पहले टीम में अरेंजमेंट कर लिया जाता है कि कौन किसके बाद जाएगा, ठीक है, तो वो होता है अरेंजमेंट। तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट में ये फर्क होता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में फर्क क्या हुआ, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में सबसे बड़ा फर्क है कि परमुटेशन में हमें क्या करना है, चीजों को अरेंज भी सिलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करना है, ठीक है। और परमुटेशन में हमें क्या करना है, परमुटेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ चीजों को, सॉरी, कॉम्बिनेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ चीजों को सिलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ सिलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना है। अच्छा, अब अगर हमें ये ऐसा क्वेश्चन बोल दे, ये देखो यहाँ पर और एक एग्जांपल लेते, चलो ये तो समझ में आया, हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं तो और भी क्लियरली समझ में आएगा। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं, देयर आर 5 persons who are selected, who are getting the post of, एक क्वेश्चन था ना तुम लोग का, हम यही वाला बोलना चाह रहे थे, ये वाला क्वेश्चन को ही हम समझाना चाह रहे हैं, एक परमुटेशन का हम लोग का क्वेश्चन था, ये देखो वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो, इन हाउ मेनी वेज in a club 10 members select president treasurer if no members can hold 2 office and each, अच्छा इतना टफ नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, ऐसे लिखते हैं, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, in how many different ways, in how many different ways 10 members select for the post of, क्या क्या पोस्ट है, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ठीक है। और यहां पर अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए, देयर आर 10 persons out of which 3 are selected for making a team for sports, ठीक है, for sports purpose, in how many ways this can be done, in how many ways this can be done, कितने तरीके से ये हो सकता है, ठीक है। और इसमें भी लिख देते हैं, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 10 मेंबर, सेम ही बात है, देयर आर 10 पर्संस, या फिर इन हाउ मेनी वेज 10 पर्संस आउट ऑफ व्हिच 3 आर सिलेक्टेड, जिसमें से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है फॉर मेकिंग ए टीम, टीम बनाना है, ठीक है, टीम बनाना है 10 में से 3 लोगों का, ताकि कुछ स्पोर्ट्स करना है, ठीक है, स्पोर्ट्स अरेंज होगा उसके वजह से। तो यहाँ पर ये कितने तरीके से हो सकता है, तो 10 में से 3 लोगों को जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो कितने तरीके से करेंगे, वो हम लोग का इस तरीके से होगा, जैसे हम लोग 4 लोगों में से 3 लोगों को सिलेक्ट कर रहे थे, तो 10 में से 3 लोगों को हमें सिलेक्ट करना है, तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्योंकि हमें टीम बनाना है, ठीक है, टीम में कुछ रैंकिंग वगैरह नहीं देना है, हमें टीम बनाना है, 10 में से कोई भी 3 लोगों को हम लोग चूज कर सकते हैं, कितने तरीके से होगा वो तो लिख के दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, हम फॉर्मूला से अप्लाई करके दिखा देते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर ऐसे करते थे 4 पर्सन्स करते थे, तो हम लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है, इसको 10 के जगह 4 कर दो, ठीक है, 4 पर्सन में से हमें 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा, देखो अगर 4 पर्सन्स हमारा ABCD है, ये देखो 4 पर्सन्स अगर हम लोग का ABCD है, देखो ऐसे समझ में आएगा ये कॉम्बिनेशन क्यों हो रहा है, अगर ABCD हम लोग का 4 पर्सन्स है, तो हम लोग का कितने तरीके से टीम बन सकता है, या तो ABC ये तीनों का टीम बन सकता है, यहाँ देख देख के लिख देते हैं, ABD BCD, BCD, ठीक है, और एक हो जाएगा ACD, ये 4 में से हम लोग का कोई भी एक टीम हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद ये वाला मैंने क्या बोला, यहाँ पर मैंने बोला कि कितने तरीके से हम लोग 4 मेंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ठीक है, तो पोस्ट 3 है, ठीक है, 4 में से हमें 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर पोस्ट के लिए सिलेक्ट करना है तब लेकिन सिचुएशन अलग हो जाएगा, तब अरेंजमेंट का जरूरत होगा, क्यों, देखो अभी इसका मतलब यहाँ पर परमुटेशन होगा, यहाँ पर सिलेक्ट भी करना है, अरेंज भी करना पड़ेगा, क्यों, मान लो कि 4 लोग है ABCD, ठीक है, 4 लोग है ABCD, ठीक है, अब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ABC को सिलेक्ट करेंगे ये 3 पोस्ट के लिए, ठीक है, अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, अगर हम लोग प्रेसिडेंट कर देते हैं A को और सेक्रेटरी बना देते हैं B को, ठीक है, और ट्रेजरर बना देते हैं C को, ये इसका मतलब जो है, और अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि BAC, मैंने चेंज नहीं किया, जैसे मैंने यहाँ पर बोला ABC और BAC, या फिर इसको CAB लिखो, ये सब सेम चीज है, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि मैंने A को प्रेसिडेंट बनाया, B को सेक्रेटरी, C को ट्रेजरर बनाया, और हम ये बोल रहे हैं कि मैंने ABC के जगह BAC लिख दिया, तो इसका मतलब B प्रेसिडेंट हो गया, A सेक्रेटरी हो गया, C ट्रेजरर हो गया, तो क्या बात एक ही रहा, मतलब इसमें तो ये और ये दोनों चीज एक है, लेकिन क्या इसमें ये और ये एक ही है, मुझे एक चीज बताओ, ये और ये क्या एक ही है, या फिर ऐसे लिख लो CAB, क्या एक ही बात है या फिर एक बात नहीं है, मैम अलग अलग बात है, अलग अलग बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट का बात आ जा रहा है, A को प्रेसिडेंट बना रहे हैं, इसका टीम वही है, 3 वही पर्सन्स को मैंने ले रखा है, लेकिन A को प्रेसिडेंट बना रहे कभी B को कभी C को, तो बात तो अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर तो हम लोगों ने कोई पोस्ट नहीं दिया ना, हम लोगों ने यहाँ पर अरेंजमेंट का कोई इश्यूज नहीं रखा, हम लोगों ने बोला सिर्फ टीम बनाना है, ठीक है, गेम खेलने के लिए टीम बनाना है, तो ये दोनों चीज अलग हो गया। तो परमुटेशन कब लगेगा, जब ऑर्डर भी मैटर करता है, इसीलिए मैंने कॉम्बिनेशन में बोला है, देखो ऑर्डर नॉट मैटर, ठीक है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, हम लोग ABC बोले हमारे टीम को, अगर मुझे यही टीम चाहिए, या फिर हम BAC बोले या CAB बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम इसमें ऑर्डर मैटर करेगा, कब करेगा वो तुम लोग को क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा, ऐसे करके कि मुझे बोल रहे हैं ये सब पोस्ट के लिए लोगों को, हम लोगों को टीम बना के लोगों को पोस्ट के लिए जो है सिलेक्शन देना है, तो A को प्रेसिडेंट बनाए तो अलग मैटर है, A को सेक्रेटरी बनाए अलग मैटर है, मतलब इसके लिए हम ये नहीं बोल रहे पोस्ट कोई छोटा बड़ा, उससे बात नहीं हो रहा है, बात ये है कि प्रेसिडेंट होगा तो उसका अलग काम होगा, सेक्रेटरी है तो उसका अलग काम होगा, ट्रेजरर है तो उसका अलग काम होगा, तो अलग चीज हो गया, ठीक है, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन इस तरीके से अलग है, तो आई होप कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है, परमुटेशन हमें अरेंजमेंट के लिए भी बोलता है, और जो कॉम्बिनेशन है वो हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए बोलेगा, ठीक है, उसमें हमें अरेंजमेंट का कोई जरूरत नहीं होता है।
पर कॉम्बिनेशन का मतलब ओनली सिलेक्शन, ऑर्डर नॉट मैटर, सिर्फ सिलेक्ट करो, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को ऑर्डर का जरूरत ही नहीं होगा। ऑर्डर नॉट मैटर अगर ऐसा है क्वेश्चन में तो ही वो कॉम्बिनेशन से बनेगा, और अगर ऑर्डर मैटर कर जाएगा तो फिर वो परम्यूटेशन से बनेगा। हमें क्वेश्चन पढ़ के ही हमेशा समझना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो जैसे हम लोगों ने परम्यूटेशन का फॉर्मूला सीखा था ना, सेम तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ पर मेरा जगह है तो हम लिख के दिखाते हैं। देखो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होगा NCR, ठीक है, NCR, जैसे NPR लिखते थे, P फॉर परम्यूटेशन, वैसे NCR। अब इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाएगा NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। हम समझा देंगे ये ऐसे क्यों हो रहा है। अब तुम लोग को पता है NPR को कैसे सॉल्व किया जाता है, अभी तक तो यही कर रहे थे, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय ये R फैक्टोरियल पड़ा हुआ है। अब इसको कैलकुलेट करो, N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल इनटू 1 बाय R फैक्टोरियल, जैसे मैथमेटिकली होता है। तो N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल इनटू R फैक्टोरियल, ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। अच्छा, अब N का मतलब क्या होता है, जैसे परम्यूटेशन में होता है वैसे ही होता है बिल्कुल। N का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, जितने सारे चीज है। R का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट ए टाइम। एक बार में हम लोग जितने सारे चीजों को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हम लोग का हो गया NCR का फॉर्मूला। NCR का फॉर्मूला क्या हो गया, हम लोग ये वाला यूज करेंगे, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल इनटू R फैक्टोरियल। ये NPR बाय R फैक्टोरियल करके ये आ जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले से क्या हम लोग का ये सॉल्व होगा, बिल्कुल होगा। चेक करते हैं, देखो जैसे यहाँ पर हम लोग का कितना सारा कॉम्बिनेशन का आंसर आया, 1 2 3 4, यहाँ पर बहुत सारा आएगा। कैसे, यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो पोस्ट है 3, तो हमें एट ए टाइम 3 लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 4p3 हो जाएगा। और क्योंकि अरेंज करने पे जो है कंडीशंस अलग होता है तो परम्यूटेशन यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ का आंसर हम लोग का आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 1 यानी कि 24, ठीक है। अब 24 तो लिखना पॉसिबल है नहीं। अब इसका आंसर देखते हैं क्या 4 आएगा कि नहीं। तो हम लोग का हो जाएगा NCR, यहाँ पर n कितना है 4 और R कितना है 3, क्योंकि हमें 4 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है टीम बनाने के लिए, ठीक है। तो 4C3, अब इसका आंसर कैसे होगा, अभी अभी हम लोगों ने देखा 4C3 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 4p3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अगर तुम लोग ये नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ठीक है, ये इतना सारा लिखना जरूरी नहीं है। इससे तुम लोग ऐसे लिखो n फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, जैसे तुम लोग NPR का लिखते थे, n फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, बस एक साथ साथ R जुड़ जाएगा। इसका भी हम लॉजिक बता देते हैं क्यों ये R फैक्टोरियल इसमें ऐड ऑन हो रहा है, ठीक है। तो पूरा एकदम लाइन बाय लाइन पूरे फॉर्मूले को यहाँ से यहाँ तक जो है करना जरूरी नहीं है। तुम लोग परम्यूटेशन वाला ही याद रखो, बस उसमें एक R फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो इससे तुम लोग के लिए आसान हो जाएगा। तो हम भी वही कर रहे हैं। अभी ये लिख लिया है तो चलो लिख ही देते हैं, लेकिन तुम लोग वैसे ही करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा 4p3, ये हम लोग का 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल। अच्छा, 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, और ये 1 बाय 3 हो जाएगा ना। ये देखो मैंने गलत लिख दिया ना, ये देखो कैसे होता है 4 बाय 1, ये एक साथ था, तो 4 बाय 1 ऐसे इनटू 1 बाय 3 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर हो गया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट करके 4, ये देखो 4 आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हम लोग का ये आंसर 4 इसीलिए आ रहा है, यही वाला चीज जब हम लोगों ने परम्यूटेशन में देखा, क्योंकि मैंने सिर्फ क्वेश्चन को अलग किया, क्योंकि बिना अलग किए हम लोग परम्यूटेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ भी N4R3, यहाँ भी N4R3, यहाँ आया 24, और यहाँ हम लोग का कितना आ रहा है, यहाँ हम लोग का 4 आ रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि देखो यहाँ पर एबीसी का मतलब एबीसी है, एबीसी को घुमा फिरा के लिखने से उसका कंसेप्ट चेंज नहीं हो जाएगा। तो हम लोग एबीसी को कितने तरीके से घुमा फिरा के लिख सकते हैं, एबीसी को हम लोग BAC लिख सकते हैं, ठीक है, BCA लिख सकते हैं, CAB लिख सकते हैं, CBA लिख सकते हैं, ठीक है, ACB लिख सकते हैं,
ठीक है। और एक क्या हो सकता है, एबीसी, जो ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। मतलब ये पोस्ट का हम बोल रहे हैं कि अगर हम लोग एबीसी को सिलेक्ट करते हैं और उनको पोस्ट देने का सोचते हैं तो हम लोग कितने तरीके से दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तरीके से दे सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कॉम्बिनेशन में हमारा एबीसी का जो मतलब है, एबीसी का मतलब तो वही रहेगा, एबीसी का जो मतलब है इसको हम ऐसे हटाते हैं, कॉम्बिनेशन में एबीसी, बीएसी, बीसीए, सीएबी, सीबीए, एसीबी एक ही जैसा है। तो इसमें से कोई एक लेने से ही हमारा जो है मतलब कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग एबीसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उनको सिलेक्शन इस तरीके से बोल के करो, या ऐसे करो, या ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बात एक ही है। तो हम इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग का कितना सारा कंडीशन जो है हो रहा है 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसमें से कोई भी एक लेने से होगा, बाकी 5 हमारा आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी 5 का मतलब उस एक के बराबर ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे ये इसमें हमारा 5 आउट हो जा रहा है, इसमें भी हमारा ऐसा 5 कंडीशन आउट हो जाएगा, इसमें भी हमारा ऐसे 5 कंडीशन आउट हो जाएगा, इसमें भी हमारा ऐसे 5 कंडीशन आउट हो जाएगा। मतलब 25 हम लोग का इस तरीके से आउट हो जाएगा, ठीक है। 25 हम लोग का इस तरीके से आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग का आंसर कितना आएगा, देखो यहाँ पर हम लोग का कितना आ रहा है, यहाँ पर हम लोग का ये 4 आ रहा है। तो मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं तुम लोग का, ये हम लोग का 4 कैसे, नहीं ये 25 नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा 20 हो रहा है ना, 20 हो रहा है। ये देखो 20 केसेस ऐसा होगा जो कि सिमिलर है, 20 केसेस हम लोग का सिमिलर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का क्यों ये 4 आ रहा है, हम वो लॉजिकली तुम लोग को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन में 4 क्यों आ रहा है। 4 इसीलिए आ रहा है कि कॉम्बिनेशन हमें बोल रहा है कि एबीसी जो है ये बाकी सब भी वही है, यानी 5 आउट हो गया, यहाँ से 5 ऐसे करके 20 आउट हो जाएगा। तो ये अगर मतलब यहाँ पर एक्चुअली इसका कितना सारा केसेस बन सकता है, 1 2 3 4 5 6, 6 केसेस इसके बन सकते हैं, 6 इसके बन सकते हैं, 6 इसके बन सकते हैं, 6 इसके बन सकते हैं, मतलब 6 करके ऐसे अरेंजमेंट हो जाएगा, मतलब 24। लेकिन जिसमें से 20 तो सिमिलर हो रहा है, इसका मतलब 4 अरेंजमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट हो रहा है, ठीक है। 4 अरेंजमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट हो रहा है, इसीलिए आंसर 4 आ रहा है। अब इसको तुम लोग ऐसे हम समझाने के लिए बोल रहे हैं लॉजिकली क्यों 4 आ रहा है, इसीलिए। बाकी फॉर्मूले में तुम लोग अगर दोगे क्वेश्चन को समझ के कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो तुम लोग का आंसर 4 ही आ जाएगा। लेकिन एक बार समझ के देखो क्यों 4 आ रहा है, क्योंकि एबीसी को तो अभी तक हम लोगों ने परमुटेशन में ये देखा था कि एबीसी को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में हमें क्या समझ में आया कि एबीसी का मतलब भी जो है बीएसी, सीएबी, बीसी सारे मतलब एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो 6 में से कोई भी एक चीज हमें यहाँ पर लेना है, एक ही बात है, चाहे बीएसी ले लो, एबीसी ले लो। तो इसका मतलब 6 में से 5 हट जाएगा, यहाँ पर हो गया 1, ठीक है। यहाँ पर भी 6 तरीका हो सकता है, 5 हट जाएगा बच जाएगा 1, 6 में से 5 हट जाएगा बच जाएगा 1, 6 में से 5 हट जाएगा बच जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का 1 2 3 4 4 ऑथेंटिक हमारा टीम बनेगा, ठीक है। ये क्या हो जा रहा है, ये हम लोग का मतलब क्या बोले डुप्लीकेट बन जा रहा है ना, क्योंकि ये सेम तरीके का हो रहा है, ये सेम चीज है, ठीक है। टीम में ये सेम चीज हो जा रहा है, इसीलिए ये सब हमें हटाना है। तो फॉर्मूला हमें डायरेक्टली उस चीज में हेल्प कर रहा है, देखो डायरेक्ट हमारा आंसर 4 ला रहा है। लेकिन मैंने ये तुम लोग को जस्ट लॉजिकली समझाने का कोशिश किया कि ये 4 क्यों हो रहा है, ठीक है। नहीं तो फॉर्मूले में दोगे तो वो तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन 4 क्यों हो रहा है वही मैंने बताने का कोशिश किया कि कैसे 4 हो रहा है, किस लॉजिक पे 4 हो रहा है। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, बोल रहा है कि देखो इन्होंने फॉर्मूले में क्या किया, फॉर्मूले एनसीआर का बोल रहा है कि एनपीआर करो, ठीक है। मतलब अगर इसको कॉम्बिनेशन नहीं करके परमुटेशन करते तो क्या आंसर होता, ठीक है। अब उसको डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल कर लो। अब समझो, अब वहां पर जो मैंने एग्जांपल क्रिएट किया था, 4 में से हमें 3 लोगों का परमुटेशन, लेकिन करना तो है हमें कॉम्बिनेशन, परमुटेशन तो करना नहीं है, लेकिन फॉर्मूला कैसे बना है हम वो बता रहे हैं। तो 4p3 करने से हम लोग का कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, यानी 24। अब 24 कैसे आया, 24 हम लोग का आ रहा है परमुटेशन करने पे, ठीक है। अब हम लोग नीचे अगर कर लेते हैं, यहाँ पर देखो ये 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल मतलब ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब कैसे हो रहा है, यहाँ पर हम लोग का जो मतलब एक एक का हम लोग का 6 जो है अरेंजमेंट हो रहा है अरेंज करने से, लेकिन हमें अरेंजमेंट नहीं करना है, हमें सिर्फ सिलेक्शन करना है, यानी 5 हट जाएंगे,
सिर्फ यहाँ से एक, यहाँ से एक और यहाँ से एक और यहाँ से एक, ये एक एक रहेगा, ठीक है। और 5 हम लोग का हट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, डिवाइडेड बाय 6 हो जा रहा है। मतलब 3 जो हम लोग का 6 जो हम लोग का अलग अलग अरेंज मतलब सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो रहा है, वो कैंसिल आउट होके ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारा 4 आ जा रहा है। मतलब बेसिकली वही है कि परमुटेशन करने पे जितना आएगा फिर उसको डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल कर दो। फॉर्मूला हमें ये बोल रहा है, बाकी लॉजिकली मैंने अभी भी तुम लोग को समझाया कि कैसे हो रहा है, क्योंकि हर एक अरेंजमेंट हम लोग का 6 वेज में होगा, ठीक है, 6 वेज में होगा, ठीक है। लेकिन 6 वेज यानी कितना हो गया 24, देखो 6 वेज यानी कितना हो गया 24, तो 4p3 का मतलब तो 24 ही हो रहा है ना, 6 का मतलब 6 into 4 24 हो गया, तो 4p3 तो हमारा 24 ही आ रहा है। अब 3 फैक्टोरियल यानी हम लोग का 6 से हम लोग इसे डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब 6 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का हर एक जगह पे कितना सारा करके सेम टाइप ऑफ आ रहा है, 5 करके सेम टाइप ऑफ आ रहा है, तो ये तो डिवाइड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन 5 एक ही जैसा आ रहा है 4 जगह पे, तो ये 20 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। लॉजिकली ऐसे हो रहा है, ठीक है। बाकी फॉर्मूले में इन्होंने इस तरीके से किया है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 4 आंसर, ठीक है। तो तुम लोग को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना फॉर्मूले के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि तुम लोग को कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में जो है डिफरेंसेस समझ में आया कि कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में डिफरेंस क्या है। अच्छा, अब चलो हम लोग जो है कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन करते हैं। 8C3 इसका आंसर क्या होगा, तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट करके बताओ कि 8C3 कितना होगा। फिर हम लोग इसका एक शॉर्टकट देखेंगे। 8C3 का वैल्यू कितना होगा, फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करके बताओ 8C3 का वैल्यू कितना होगा। मैम 42 होगा। 42 तो नहीं हो रहा है, 56 होना चाहिए। 8C3 मतलब 8p3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, देखो कितना होता है। यस मैम 56। हाँ थोड़ा गलत हो गया होगा। 8 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल into 1/3 into 2 into 1, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। 8 7 6 3 into 2 into 1, तो इसका आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। ये देखो 6 और 6 कैंसिल आउट लेकिन मैंने ये ना कैंसिल आउट नहीं किया, उसका लॉजिक है। क्यों नहीं किया, लॉजिक मतलब क्या, तुम लोग चाहो तो कैंसिल आउट कर लो, प्रॉब्लम नहीं है। हम तुम लोग को एक शॉर्टकट सिखाएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन का कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, तो हमें एक शॉर्टकट सीखना है जिससे हम लोग जल्दी जल्दी इसे सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या है इसी का दिखाते हैं, 8C3 का, ठीक है। 8C3 को तुम लोग को कैसे सॉल्व करना है, तुम लोग को सबसे पहले जो r का वैल्यू है यानी यहाँ पर 3 है, उसको तुम लोग को लिखना है फैक्टोरियल फॉर्म में। तो 3 फैक्टोरियल लिखना है, तो उसको कैसे लिखोगे 3 2 1 करके। फिर से बता रहे शॉर्टकट क्या है, हमें r को नीचे लिख देना है फैक्टोरियल फॉर्म में, यानी 3 2 1 हो गया। अब ऊपर क्या करेंगे, नीचे अगर 3 फैक्टर्स है, ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर, तो ऊपर भी हम लोग 3 फैक्टर लिखेंगे। लेकिन कहां से स्टार्ट करें कहां से खत्म, तो जो n का वैल्यू है वहां से स्टार्ट करेंगे। मतलब 8 के नेक्स्ट आ जाता है 7, उसके बाद आ जाता है 6, ठीक है। ये लिख देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये देखो 6 और 6 कैंसिल आउट, 56 हो गया। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग ये शॉर्टकट फॉलो करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग का कोई भी कॉम्बिनेशन क्यों ना हो, उसे अगर हम लोग शॉर्टकट वे में करेंगे तो हमें ये वाला पोर्शन डायरेक्ट मिल जाएगा, इसीलिए मैंने कैंसिल आउट नहीं किया और हमें आंसर मिल जाएगा। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन करके हम लोग टाइम जो है वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है बहुत सारा क्वेश्चन होगा। 100 मार्क्स का एक मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, हर एक क्वेश्चन में अगर गलत होता है तो हमें टाइम बचाना भी जरूरी है। तो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट कुछ नहीं। अब देखो इसका लॉजिक भी देखो क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, फिर हम बताते हैं शॉर्टकट कैसे हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर 8 फैक्टोरियल लिखते हैं और यहाँ पर 8 - 3 कर देते हैं, मतलब 8C3 में 8 - 3 यानी कि ये 5 हो गया। तो इसका मतलब ये देखो यहाँ 5, ये नीचे जहां लिखेंगे वहां तक तो
कैंसिल आउट होना ही होना है। मतलब ऊपर 8 से लेके जब 1 तक जाएगा तो हमारा नीचे जो वैल्यू है हायर वैल्यू वहां तक कैंसिल आउट होगा। देखो 3 तक कैंसिल आउट नहीं होगा, 5 तक ही होगा, क्योंकि नीचे मेरा अगर 5 फैक्टोरियल है तो 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। नीचे मेरा 5 फैक्टोरियल है तो 5 4 3 2 1 और नीचे मेरा 3 फैक्टोरियल भी है, तो ऑब्वियसली मुझे इसी से कैंसिल आउट करना चाहिए, इसमें ज्यादा कैंसिल आउट होगा ना। तो मेरा कंफर्म है कि नीचे जो हाईएस्ट फैक्टोरियल रहेगा उस उतने तक तो मेरा ऊपर कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो ऊपर मेरा कितना बचेगा, ऊपर मेरा बाकी अमाउंट बचेगा, ठीक है। तो ऊपर मेरा क्या बच जाएगा 8 7 6 बच गया, ठीक है। और नीचे भी मेरा 3 2 1 बच जाएगा। नीचे मेरा ये जो है ये अगर मेरा लोअर वैल्यू हो रहा है, सोचो ये लोअर ही होगा, क्योंकि जब हम लोग n से r माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू जो आएगा वो r से ज्यादा होगा या r के बराबर हो सकता है, लेकिन r के बराबर नहीं, r से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा, तो वहां तक तो हमारा कैंसिल आउट हो ही जाएगा। उसके बाद नीचे बचता है 3 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ के एग्जांपल के अकॉर्डिंग तो वो 3 से लेके 1 तक जाएगा, मतलब इसको 3 से लेके 1 तक कर दो और ऊपर हमें क्या करना है उतने सारे कैसे करके शॉर्टकट का यूज करना है। r को हम लोग कैसे लिखेंगे, r को हम लोग 1 तक लिखेंगे, ये हम लोग का r है, r को हम लोग फैक्टोरियल में भी 1 तक लिखेंगे। यहाँ जितना फैक्टर आएगा ऊपर भी तुम लोग को उतना ही फैक्टर लगाना है। यहाँ 3 है ऊपर भी 3 होगा, लेकिन 3 क्या क्या चीज लिखना है, n को तुम लोग को फैक्टर वे में लिखते जाना है। n यहाँ पर क्या था 8, तो 8 के बाद क्या लिखेंगे जैसे होता है 8 7 6, क्योंकि 3 ही लिखना है 3 तक ही लिखो, मतलब सीधा बात है 8 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को लिखना है हमें, ठीक है। नीचे 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ऊपर 8 फैक्टोरियल, तो 8 7 6 रुक जाओ, नीचे 3 है ऊपर भी 3 होगा, ठीक है। तो हम लोग शॉर्टकट वे में इसको आसानी से कर सकेंगे, इतना बड़ा कैलकुलेशन का कोई जरूरत नहीं है, शॉर्टकट को ही तुम लोग को यूज करना है, ठीक है। अच्छा तुम लोग और एक शॉर्टकट मुझे बताओ 12C2, इसका आंसर कैसे होगा, शॉर्टकट में करके बताओ, पूरा मत करो, शॉर्टकट में बताओ 12C2 कितना होगा। मैम 66। 66, देखो क्या करना है, ये 2 को तुम लोग को फैक्टोरियल वे में लिखना है पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब नीचे अगर 2 फैक्टर आए हमेशा पहले नीचे लिखो, ऊपर भी 2 ही फैक्टर लिखना है। कहां से स्टार्ट करना है 12 से, 12 दिया हुआ 12 से स्टार्ट करोगे तो 12 के बाद 11 लिख दो, यहाँ पर लिखो 6, कैंसिल आउट करो करके 66 हो गया। क्या अगर हम लोग पूरा जो फॉर्मूला यूज करके करते तो भी सेम आंसर आता, बिल्कुल आता। ये देखो 12C2 का क्या लिखते, एक बार चेक करवा देते, ठीक है। 12P2 होता और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होता, तो 12P2 मतलब 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल इनटू 1 बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 12 11 और ये देखो 10 फैक्टोरियल नीचे 10 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 into 1 आ गया, वही 12 into 11 2 into 1। तो इसका हैबिट करो, ठीक है। तो एक दो बार करोगे याद हो ही जाएगा कि कैसे करना है। इसमें भी हम लोग का 66 आएगा, लेकिन इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, जब हमारे पास शॉर्टकट का ऑप्शन है तो हम लोग हमेशा शॉर्टकट से ही करेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन को हमेशा शॉर्टकट से ही सॉल्व करना है, इस पे मत जाओ, ठीक है। लेकिन मुझे अगर हम ये फॉर्मूला नहीं बताते तो ये सारे लॉजिक जो है क्लियर नहीं होता, क्यों कॉम्बिनेशन में आर आता है और इसका लॉजिक क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद ये शॉर्टकट सिर्फ हमारा टाइम बचाने के लिए और कुछ नहीं। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग इसमें एक थ्योरम देखते हैं। देखो थ्योरम क्या है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन of n things taking 0 at a time is nc0, और यहां पर लिखो समझाएंगे फिर, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n things taking n at a time is ncn, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर क्या बोला है मैंने, ये लास्ट वाला आराम से समझ में आएगा, पहला वाला भी बताते, बोल रहा है कि अगर n थिंग्स में से, मतलब n चीजों में से अगर हमें n चीजें ही सिलेक्ट करने हैं तो वो कितने तरीके से हो सकता है, तो n भी n है और r भी n है, ठीक है। तो हम लोग का कॉम्बिनेशन बोल रहा है NCR, तो उसके जगह लिखो NCN, इसीलिए ये लिखा है, ठीक है। अब बोल रहा है
n चीजों में से हमें 0 चीज सिलेक्ट करना है, मतलब एक भी नहीं करना है। तो इसका आंसर तुम लोग ऐसे बोलोगे कि मेरा n तो n ही है और r मेरा 0 है, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला n से 0 हो जाएगा। अब वैल्यू क्या होगा, देखो वैल्यू क्या होगा, इसको कैसे याद रखोगे, ये हमें कभी कभी डायरेक्टली एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। इसका आंसर हम लोग का हमेशा 1 होगा। लॉजिकली समझो तो मतलब क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मान लो एक रेड पेन है, ठीक है, और एक मान लो ब्लू पेन है। तुम लोग को एक भी पेन नहीं लेना है, वो कितने तरीके से हो सकता है, तो तुम लोग बोलोगे फिर कोई तरीका ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई एक काम को करने का अलग अलग तरीका जैसे हो सकता है, कोई एक काम को नहीं करना भी एक तरीका होता है, ठीक है। मुझे ये काम नहीं करना है, मतलब मुझे दोनों पेन में से कोई भी एक नहीं चाहिए, तो एक तो आंसर देना पड़ेगा ना, मुझे नहीं चाहिए, तो वो एक तरीके से हो सकता है। मुझे दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए, मुझे बोलना ही नहीं है मुझे रेड नहीं चाहिए, मुझे ब्लू नहीं चाहिए, मुझे दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए, इसलिए NC0 का वैल्यू 1 होता है। बाकी तुम लोग फॉर्मूले से भी चेक करके देख सकते हो। जैसे 2 पेन था, 2 में से एक भी सिलेक्ट नहीं करना है, तो 2C0, तो अब 0 फैक्टोरियल कहां तक लिखेंगे, 0 फैक्टोरियल 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 को तो हम लोग 1 तक नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा, ये देखो, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। ये देखो 2C0, तो यहाँ पर 2P0 हो जाएगा और यहाँ 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 2P0 का मतलब 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 0 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 1 बाई 0 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 0 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होगा, तो आंसर आ गया 1, ठीक है। आंसर हम लोग का 1 आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 1 आंसर आ रहा है। लेकिन अगर लॉजिकली सोचोगे कि 1 क्यों आया, क्योंकि हमें एक भी चीजों को सिलेक्ट नहीं करना है और कोई भी टास्क को नहीं करना भी जो है, मतलब वो एक तरीके से हो सकता है कि मुझे ये काम नहीं करना है, नहीं करने का एक ही तरीका हो सकता है, करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, तो ये 1 होगा इसीलिए आंसर, ठीक है। बाकी फॉर्मूले से भी 1 ही आ रहा है, तुम लोग n की जगह कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो। अब NCN 1 होगा, ये भी 1 होगा, कैसे, हम लोगों को मान लो दोनों में से दोनों पेन ही लेना है, तो पहले फॉर्मूले से देखो 2C2, ठीक है, तो 2C2 का अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं तो ये देखो 2P2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय हम लोग का 2 फैक्टोरियल, 2P2 का मतलब हो गया 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी आंसर 1 हो गया। तो सॉल्व करने से तो 1 आ ही जा रहा है कि 2 पेन में से दोनों पेन ही हमें लेना है, ठीक है। तो एक्चुअली 2 पेन में से 2 पेन लेने का आंसर 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हमें दोनों चीज ही लेना है, या फिर जो भी हो, मैंने एग्जांपल 2 पेन क्या लिया है, अगर हमें दोनों चीज ही लेना है तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, वो हम लोग एक ही तरीके से कर सकते हैं। मेरे सामने एक रेड पेन है, ठीक है, मेरे सामने एक रेड पेन है, ठीक है, एक मेरे सामने ब्लू पेन है, ठीक है, ये दोनों पेन ही मुझे लेना है, ठीक है, ये दोनों पेन ही मुझे लेना है, तो फिर दोनों को एक साथ ले लेंगे। ये दोनों पेन ही अगर मुझे लेना है तो उसका कोई अलग तरीका थोड़ी ना हो सकता है कि हम पहले रेड ले लेंगे फिर ब्लू या फिर आगे ब्लू, इसमें ऑर्डर का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं, कॉम्बिनेशन तो लगेगा। और ये हम लोग कितने तरीके से ले सकते हैं, एक ही तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग क्या है, अगर मुझे ये दोनों को ही लेना है तो इसमें कुछ अलग तरीका है नहीं, उसका तो एक ही तरीका है, ठीक है, कि दोनों को ले लो। इसमें कुछ ऑप्शंस या कुछ वेज तो होंगे नहीं कि पहले इसको ले लो उसके बाद ब्लू ले लो पहले फिर रेड ले लो, तो इसका मतलब तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि मुझे दोनों चीज ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये देखो, ये हम लोग का थ्योरम जो है किसी भी क्वेश्चन में काम आ सकता है कि अगर हमें n थिंग्स में से एक भी नहीं लेना है तो वो एक तरीके से हो सकता है, और सारा का सारा ले लेना है तो वो भी एक तरीके से हो सकता है, क्योंकि सारी चीजें हम लोग पूरा ले लेंगे, ठीक है, पूरा उठा के ले लेंगे, तो वो एक ही तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन में, अच्छा इतना सारा चीज बोला तो एक क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, एक इसके पहले एक जो है ताश का कार्ड का क्वेश्चन है वो करवाने में काफी टाइम लगेगा, वो नहीं करवाते क्योंकि फिर ताश का एक नॉलेज भी मुझे देना पड़ेगा। हम एग्जाम्पल 2 करवा रहे हैं, एक मतलब जस्ट समझने के लिए, क्योंकि इतना सारा चीज बोला तो एक क्वेश्चन तो बनता है। देखो बोल रहा है लेट एस बी द कलेक्शन ऑफ 8 पॉइंट्स इन द प्लेन
with no 3 points on the straight line, find the number of triangles that have point A as vertices। अच्छा ये भी थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं, चलो इसको करते हैं। एग्जाम्पल 3 हम तुम लोग को बता देंगे, तुम लोग इसका कैलकुलेशन करके लाना, ठीक है, हम कॉम्बिनेशन बता देंगे क्या क्या होगा। ये अच्छा रहेगा, समझने के बाद ये क्वेश्चन बेस्ट होगा। एक कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड ऑफ 3 पर्संस आउट ऑफ 12, 12 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करके हमें कमिटी बनाना है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज फॉर्मिंग सच कमिटी, हम लोग ऐसा कितना सारा कमिटी बना सकते हैं, बोलो। यहाँ पर बोल रहा है एग्जाम्पल 3, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि हमें क्या करना है, 12 लोग हैं, 12 लोगों में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और कमिटी बनाना है। तो यहाँ पर हमें बोला है ये हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, तो मुझे बोलो यहाँ पर n कितना है, और क्योंकि कमिटी बनाना है। अब देखो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा कि परम्यूटेशन, अभी हम लोग तो कॉम्बिनेशन ही कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन एग्जाम में हमें बोलेगा नहीं, हमें खुद से समझना पड़ेगा। तो कमिटी में लोगों को सिलेक्ट करना है, तो कोई भी 3 लोगों को सिलेक्ट करे, तो उसमें हमारा, जैसे मान लो अगर हम लोग एबीसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो कि मैंने अभी बहुत बार बोला, तो एबीसी को सिलेक्ट करना, बीएसी को करना या सीएबी को करना एक ही बात होता है। तो पहला तो ये कंफर्म कि इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है एनसीआर। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में एन कौन सा है और आर कौन सा है, ये बताओ। मैम एन 12 है और आर 3 है। हाँ, तो फिर आंसर क्या होगा, 12C3, ठीक है। अब इसका आंसर शॉर्टकट वे में निकाल के बताओ कितना होगा। 220 होगा। 220 होगा, ये देखो 3, 2, 1, 12, 11 और 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 6, 2 12 और ये हो गया 220, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का आंसर आ गया 220, यहाँ पर क्या हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद ये एग्जाम्पल जो है 4 तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 4 इंटरेस्टिंग है, तुम लोग इसको कोशिश कर सकते हो, ये होगा 1 और 2 हम नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, तुम लोग इसको ट्राई करके देख सकते हो कि एग्जाम्पल 4 कैसे सॉल्व होगा। कॉम्बिनेशन का ये आंसर मत देखो मत, ठीक है, आंसर देखने से कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे लगता है अपने दिमाग से पहले समझना पड़ेगा कि कैसे होगा, तो ये तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।